और इस वक्त अगर आप शुरू कर रहे हैं अपनी तैयारी को, तो यूर इन अ बेटर पोजीशन कि आप अपनी तैयारी को उस लेवल के ऊपर लेकर जा सकें कि जिस लेवल के ऊपर आपका स्कोर भी ठीक हो और आप मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स को एस कर सकें। ऑल्दो इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते कि सीएसएस की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट मजमून इंग्लिश ऐसे है। 70 to 80% ऑफ योर सीएसएस रेस्ट ऑन द इंग्लिश ऐसे पेपर। अगर आप उसके अंदर अच्छे मार्क्स को स्कोर नहीं कर पाते या उसको क्लियर नहीं कर पाते, तो बाकी 11 के 11 सब्जेक्ट्स अगर आप पास भी कर लें तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। बट हैविंग सेड दिस, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बड़े हाई स्कोरिंग हो सकते हैं, जिनमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, थोड़ी सी पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन और थोड़े से स्पेड वर्क के साथ आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इन द एंड आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है? वो है एलोकेशन। और एलोकेशन सिर्फ सारे पेपर्स को एक होलिस्टिक व्यू लेके पास करने से नहीं होती, बल्कि सारे पेपर्स में अच्छा स्कोर करने से होती। और उन उस अच्छे स्कोर के लिए जरूरी है कि आपके पास एक पर्टिनेंट गाइडेंस हो, आपके पास एक पर्टिनेंट प्लेटफॉर्म हो और एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, जिस स्टार्टिंग पॉइंट के साथ आप लिंक्स को कनेक्ट करते जाएं और उस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करके आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको आप हिट करें। तो करंट अफेयर्स जो बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर मार्क्स स्कोरिंग का जो ट्रिक है वो बहुत सिंपल है। मार्क्स स्कोरिंग का करंट अफेयर्स के अंदर ट्रिक डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपके कंटेंट, आपकी प्रेजेंटेशन और आपके क्वेश्चन को आप एड्रेस किस तरीके से करते हैं, और उन 3 घंटों के अंदर अंदर जो 4 सवाल आप लोगों ने करने हैं, उन चारों सवाल के साथ आप इंसाफ कैसे करते हैं। तो करंट अफेयर्स से मुराद क्या है? करंट अफेयर्स से मुराद ये है वो इवेंट्स, पॉलिटिकल और सोशल इंटरेस्ट के, जो प्रेजेंट टाइम के अंदर वर्ल्ड में हो रहे हैं। Although during the present time many events are happening across the landscape of the world, which range from diverse situations to a multiverse situation. However, we need to handpick those events. हमें उन events को focus करना पड़ेगा जिनकी internationally कोई significance है, जिनकी internationally, nationally, regionally कोई relevance है और जो collective goods problem को वो पूरे तरीके से address करते हैं। तो इस सब्जेक्ट की जो डिवीजन है वो नेशनल इश्यूज, रीजनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज और कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम्स पे है। नेशनल इश्यूज के अंदर अगर हम आ जाएं तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी एक हमारा नेशनल इशू है, वाटर सिक्योरिटी और वाटर इशू हमारा नेशनल इशू है। फिर अगर रीजनल इश्यूज में आ जाए तो अफगान पीस प्रोसेस एक हमारा रीजनल इशू चल रहा है। इंडिया के साथ जो हमारा वाटर क्राइसिस है वो रीजनलिज्म की तरफ ले जाता है। हम इंटरनेशनल इश्यूज की तरफ आ जाए तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एक इंटरनेशनल इशू है, जो ये रेडिकलिज्म और टेररिज्म और इंटरनेशनल लेवल पे क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है, ये एक इंटरनेशनल इशू है। यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इशू है। फिर हम कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम की तरफ आ जाए तो कोविड-19 पेंडेमिक falls into the window of that collective goods problem, कि ये कॉमन बेनिफिट ऑफ द मासेस, पूरी दुनिया की जो जितने भी लैंडस्केप में जितने लोग हैं उनके कॉमन बेनिफिट का इशू ये कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम के बैनर के अंडर आता है। तो कहने को तो करंट अफेयर्स का जो एक कैनवस है वो बहुत वास्ट है। हाउएवर इसमें से आप पर्टिनेंटली पिक कर सकते हैं। ये आपके अपने एक विजन के ऊपर है, जो थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन बिल्ड भी होता है कि कौन से इश्यूज पर्टिनेंट हैं, कौन से इश्यूज रेलेवेंट हैं और उन इश्यूज के ऊपर हमने किस तरीके से चल के एक ऐसी बेस बनानी है कि एग्जामिनर किसी भी किस्म का ओपिनियनेटेड क्वेश्चन अगर हमारी तरफ थ्रो करे तो हम उसको कैच कर सकें। जैसे कि क्रिकेट में आप कहते हैं ना कि कैचेस विन मैचेस, सेम गोज फॉर करंट अफेयर्स। अगर आप क्वेश्चन के कैच को पकड़ लें और उसको प्रॉपर तरीके से बुल्स आई को हिट कर लें, तो इसमें कोई चंबे की बात नहीं कि ये सब्जेक्ट 100 में से मैंने देखे हैं स्कोर्स, मेरा अपना 65 75 प्लस स्कोर रहा है, तो यू कैन इजीली स्कोर गुड मार्क्स इन करंट अफेयर्स। और मेरे नजदीक इस सब्जेक्ट में मार्क्स को लूज करना क्राइम है, कि जो सब्जेक्ट आपकी सीएसएस की तैयारी की क्रक्स और बेस बना रहा है उसी के अंदर ही अगर आप मार्क्स को लूज कर देंगे तो अल्टीमेटली आप उस लेवल के ऊपर अपने कंबाइंड स्कोर को नहीं पहुंचा पाएंगे जिस लेवल पे आप लेके जाना चाहते हैं। आपके हर सब्जेक्ट को, आपके ऐसे को, इवन आपके जो ऑप्शनल्स है, हर सब्जेक्ट के अंदर करंट अफेयर्स एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। अगर इफ यू आर नॉट अब्रेस्ट ऑफ द सिचुएशन ऑन ग्राउंड जो प्रेजेंट टाइम पे हो रही है, तो आप किसी भी पेपर के ऊपर सही मानों में ओपिनियन अपना नहीं दे सकते। तो करंट अफेयर्स का बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। तो अब हम चलेंगे कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स की तरफ। देखिए, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी, डिफरेंट इश्यूज पर बात करने से पहले ये चीज जरूरी है कि पहले हम कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, क्योंकि हर टॉपिक के अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं और
हमने उन पैरामीटर्स को लेकर चलना होता है। जब तक हम बिल्डिंग की फाउंडेशन नहीं बनाएंगे तब तक हमें ये अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी कि वो बिल्डिंग है क्या, उसमें खिड़कियां कितनी थी, हवा कहाँ से आती थी और हवा कहाँ से जाती थी। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन, द कोर कॉन्सेप्ट्स। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, हम ब्रीफली इनको ब्रश अप करेंगे। सबसे पहला कोर कॉन्सेप्ट आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का समझ आना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली इंटर स्टेट कॉन्टैक्ट को डिपेक्ट करता है। Previously, at the time of 1648, international relations जब nation state system came into being, उस वक्त इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ इंटर स्टेट रिलेशनशिप कहलाता था। बट ओवर टाइम ये एक परपेचुअली इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट हो गया। अब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर दो तीन और फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर सिर्फ इंटर स्टेट रिलेशंस नहीं आते, उसके अंदर इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस भी आ गए हैं, उसके अंदर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के रिलेशंस भी आ गए हैं, उसके अंदर इंटर गवर्नमेंटल प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेशंस भी आ गए, और इवन कुछ हद तक कुछ लोग कहते हैं कि इंडिविजुअल्स के भी रिलेशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर कंडक्ट हो रहे हैं वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के एम्बिट में फॉल करते हैं। क्यों इंटरनेशनल रिलेशंस इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं आज की दुनिया में? उसकी सबसे सिग्निफिकेंट वजह है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से दुनिया के जो बॉर्डर्स हैं उनकी पोरोसिटी में इंक्रीज हो गया। अब बॉर्डर के क्रॉस एक दूसरे से बात करना, सोशल मीडिया, कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट के थ्रू इतना मैग्नीफाई कर गया है कि आज की दुनिया के अंदर किसी भी ग्लोब के किसी कॉर्नर में किसी से राब्ता करना या किसी के साथ व्यूज को एक्सचेंज करना मुश्किल नहीं रहा। इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस में उनका अब बराहे रास्त इम्पैक्ट नेशनल रिलेशंस, नेशनल डेवलपमेंट और नेशनल पॉलिसीज पे आने शुरू हो गया। क्योंकि पहले तो इंफॉर्मेशन मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था कि इन चीजों को उस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता हो। तो सर स्क्रीन मगर प्ले अब करने चीजें की, इतनी टेक्नोलॉजी। जी जी। स्क्रीन प्ले करने काइंडली। जी अभी हो गई है स्क्रीन हमारी प्ले। जी सर, हो गई है, प्लीज कंटिन्यू। जी अच्छा। तो अभी इंटरनेशनल एरिना के अंदर चीजें हमारी इतनी एडवांस्ड हो गई हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बूम की वजह से इतने क्लोज नेट हो गए हैं कि अब इस सब्जेक्ट की जो सैंक्टिटी और वैल्यू है और इसके जो इम्प्रिंट है, यानी जो इसकी जो धाक बैठती है डिफरेंट अफेयर्स के ऊपर, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल, हर एरिना के अंदर हम सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर लेवल के ऊपर इंडिविजुअल, कलेक्टिव और कॉमन गुड्स पे हम इसको देख रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं कोर थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की तरफ। जो कोर थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं ये तो एक दरिया है अगर हम इसमें जाना चाहें, मगर आज के लिए जिन लोगों का इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट है ऑप्शनल वेल एंड गुड, उनके साथ हम इसको एज अ सेपरेट, जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जस्ट फॉर अ फूड फॉर थॉट बाकी लोगों के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के कंटेक्स्ट में मैं ब्रॉडली इंटरनेशनल रिलेशंस के थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को दो एंगल्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला एंगल है रियलिज्म। रियलिज्म क्लासिक सेंस में, सिंपल सेंस में ये है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो कहते हैं जी स्टेट का जो बिहेवियर है वो तीन पिलर्स के ऊपर रेस्ट करता है। वो है सर नंबर वन सर्वाइवल, नंबर टू स्टेटिज्म, नंबर थ्री सेल्फ हेल्प। सर्वाइवल से मुराद ये कि स्टेट की नंबर वन प्रायोरिटी है कि वो सरवाइव करे। इससे ऊपर, इसके बाद, इसके आगे, इसके पीछे स्टेट की कोई प्रायोरिटी नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी स्टेट की उसका सर्वाइवल है। सेकंड नंबर पे आता है स्टैटिज्म। स्टैटिज्म से मुराद ये है कि स्टेट अपने इंटरेस्ट, अपने नेशनल कैरिकेचर्स, अपने आप को हर चीज के ऊपर फोकियत देती है। जो इंटरनेशनल कलेक्टिव गुड्स का प्रॉब्लम है, लोगों की फलाह बहबूद के इनिशिएटिव्स हैं, स्टेट्स के लिए उनकी वैल्यू उस हद तक होगी जिस हद तक वो उनके इंटरेस्ट के साथ कोरिलेट होंगे। जो भी इंटरनेशनल स्टेप कोई भी स्टेट लेती है वो स्टैटिज्म के बैनर के अंडर लेती है, जिसका मतलब स्टेट ही सब कुछ है। और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई भी पॉलिसी आए, कोई भी चीज आए, हम उसके साथ खड़े तब होंगे जब वो अपने इंटरेस्ट के साथ कोरिलेट करती होगी। और तीसरा जो पिलर है रियलिज्म का वो है सेल्फ हेल्प। वो कहते हैं जी स्टेट किसी भी एंटिटी, किसी भी बॉडी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकती। जिसका मतलब स्टेट को अपने वसाइल, अपने रिसोर्सेज, अपनी चीजें, अपने डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स, अपने इंटरनेशनल पर्सनैलिटी और अपने इंटरनेशनल कनेक्शंस के ऊपर ओवरवेलमिंगली बैंक इस हद तक करना चाहिए जिस हद तक वो इनके बर्डन को शोल्डर कर सके। और सेल्फ हेल्प करनी चाहिए, अपने आप को, अपने एम्स को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करना चाहिए जिस हद तक हो सके, ना कि किसी और स्टेट के, किसी और इदारे के। यही कुछ वजूहात हैं कि रियलिज्म को आजकल
इंटरनेशनल रिलेशंस की सबसे डोमिनेंट थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि स्टेट्स इन एसेंस आज भी रियलिस्ट टू द कोर है, जिससे मुराद ये कि स्टेट्स बिल्कुल सर्वाइवल के ऊपर चलती हैं, स्टेट्स बिल्कुल स्टैटिज्म को सपोर्ट करती हैं, स्टेट्स बिल्कुल सेल्फ हेल्प के ऊपर चलती हैं। जो हम कहते हैं ना कि जी आलमी पार्लियामेंट, वर्ल्ड का कंप्लीट ग्लोबल एक सिस्टम, ग्लोबल कोऑपरेटिव और कॉपरेशन और कलेक्टिव गुड्स की अटेनमेंट, ये सारे वो बैनर्स है जिनके अंडर, जिनके पसे पर्दा स्टेट आज भी हार्ड कोर रियलिस्ट मंत्रा के ऊपर चलते हुए अपने सेल्फिश नेशनल इंटरेस्ट को प्रोपागेट कर रही है। तो ये रियलिज्म की थ्योरी को हमें इसलिए ये जो रियल पॉलिटिक और एब्सोल्यूट गेन्स माइट इज राइट को समझना जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में भी ये एक ओपन डिबेट है कि जी क्या रियलिज्म मोस्ट प्रैक्टिस थ्योरी है कि नहीं है, और उसके ऊपर हर कई बंदे का अपना पर्सनल ओपिनियन है। मेरे नजदीक रियलिज्म इज the closest theory to the topic that we're going to discuss today, which is the Indo-Pacific strategy, कि हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को, नेशनल गोल्स को अटेन करने के लिए जो हर बात जहां तक हो सके मैं इस्तेमाल करूं। मैं मी माई सेल्फ माई ओन का जो एक डिक्टम चल रहा है ना, उसको स्टेट सपोर्ट करती है। दूसरा जो एंगल है वो लिबरलिज्म का है। लिबरलिस्ट जरा खुश इखलाक लोग हैं, लिबरलिस्ट पॉजिटिविटी ऑफ ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, वो रिलेटिव गेन्स देखते हैं। रिलेटिव गेन्स से मुराद की दोनों का थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, ये बारे में है, जंग ना। ये कोऑपरेटिव इन नेचर है, जबकि रियलिज्म कन्फ्लिक्चुअल इन नेचर थी। लिबरलिस्ट कहते हैं जी कोऑपरेशन वर्ल्ड में पॉसिबल है, ऑल्दो ह्यूमन नेचर एट टाइम्स सेल्फिश हो जाती है, मगर अगर ह्यूमंस को ये बात बावर करा दी जाए कि कोऑपरेशन में उनका ज्यादा फायदा है, तो उससे जो है वो कोऑपरेटिव मैकेनिज्म एक डोमिनो इफेक्ट की तरह फॉल करता है, जिससे दुनिया में पीस प्रमोट होती है। और कुछ लोग लिबरलिज्म को कोल्ड वॉर के एंड से, कुछ लोग लिबरलिज्म को लीग ऑफ नेशन बनने और बाद में यूनाइटेड नेशन बनने, कुछ ऐसी वजूहात के साथ मशरूत करते हैं कि जी ये चीजें हो गई तो लिबरलिज्म प्रूफ हो गया। हाउएवर इन एसेंस हम अगर दुनिया का एक गैर जानिबदार जायजा लें, तो हमें ये पता चलेगा कि दुनिया इन एसेंस रियलिस्ट है, और जो भी लिबरलिस्ट आइडिया प्रोपागेट किया जाता है, जो भी कोऑपरेटिव चीज वर्ल्ड पे आती है, वो उस वक्त तक कामयाब होती है जिस वक्त तक स्टेट्स के इंटरेस्ट के साथ वो खड़ी हो। जैसे कि अमेरिका के कंटेक्स्ट में जब स्टेट के इंटरेस्ट में था तो वो पेरिस क्लाइमेट समिट का हिस्सा रहे। जब उनके इंटरेस्ट के मुनाफी हो गया तो वो पेरिस क्लाइमेट समिट से निकल गए। सेम गोज फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की एक ट्रीटी थी अमेरिका और यूएसएसआर के दरमियान। जब तक दोनों का इंटरेस्ट सेम रहा, उस वक्त तक वो उस ट्रीटी में बंधे रहे। जब इंटरेस्ट खत्म हो गया, दोनों उससे निकल गए। तो इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। ये बेसिक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव स्टेट्स के बिहेवियर्स को डिफाइन करते हैं। मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता जाऊं ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए कि रियलिज्म का मतलब है माइट इज राइट, लिबरलिज्म का मतलब कोऑपरेशन कैन यील्ड बेटर बेनिफिट्स फॉर मैनकाइंड। रियलिस्ट कहते हैं जी स्टेट सब कुछ करेगी, कोऑपरेटिव जो ये लिबरलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जी स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करके एक मैकेनिज्म को डिवॉल्व कर सकती है जिससे सबका भला हो। तो अब आगे जो है, जब जो जो हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे, तो हम आप खुद अनफोल्ड होते देखेंगे कि कौन सी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव बेहतर है। तो इसके बाद एंड ऑफ द लेक्चर में आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा जिस पे आई वुड वांट यू टू राइट, आई वुड वांट यू टू एक्सप्रेस आफ्टर रीडिंग अ फ्यू मटेरियल्स व्हिच आई विल शेयर विद यू कि कौन सा पर्सपेक्टिव इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को सही परखता है और कौन से थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपके नजदीक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को बेहतर तरीके से एज अ बिहेवियर ऑफ अ सुपर पावर एक्सप्लेन किया जा सकता है। अभी कॉमनली आपने आर्टिकल्स के अंदर पढ़ा होगा थूसीडाइड्स ट्रैप का और यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का। कहते होते हैं जी एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आज की दुनिया के हालात ऐसे ही हैं। आज की दुनिया में एक म्यान में दो तलवारें हैं और दोनों की धारें एक दूसरे को काटने को पड़ी। जो थूसीडाइड्स था ये एक बहुत बड़े रियलिस्ट थे, क्लासिकल रियलिस्ट थे। इन्होंने ये एक आइडिया पेलोपोनेशियन वॉर्स की स्टडी से ये स्प्रिंग आउट किया कि जब एक पावर दूसरी पावर से थ्रेटन होती है तो वॉर उसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है। जब वन ग्रेट पावर वीक हो रही हो और नीचे से एक न्यू ग्रेट पावर राइज कर रही हो तो उनके आपस में क्लैश अनअवॉइडेबल है। थूसीडाइड्स कहते हैं वॉर इज एन इनएविटेबल रियलिटी एंड एन अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइज ऑफ फ्यू स्टेट्स। और आज की दुनिया के जो माहिरीन है जिनमें हेनरी किसिंगर, जोसेफ नाई, जो बड़े प्रोमिनेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स भी हैं, उस्ताद भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि वी आर एट द फुट हिल्स ऑफ द थूसीडाइड्स ट्रैप। थूसीडाइड्स ट्रैप से मुराद ये है कि आज चाइना और यूएस
यूएस एक एस्टेब्लिश्ड पावर, चाइना एक राइजिंग पावर, दोनों एक दूसरे के साथ एक क्लैश की कैफियत में है। और ये क्लैश की कैफियत क्यों है कि अमेरिका अपने टॉप मोस्ट पोजीशन को लूज नहीं करना चाहता और चाइना अपने टॉप मोस्ट पोजीशन की तरफ राइज को कर्टेल नहीं होने देना चाहता, जिसकी वजह से ये दो धड़े दुनिया के अंदर एक दूसरे को हर पॉइंट के ऊपर कंपीट करते नजर आ रहे। सिमिलर इन कंटेक्स्ट कोल्ड वॉर भी ऐसे ही थी, जिसमें यूएसएसआर का कम्युनिस्ट जो माइंडसेट था वो और कैपिटलिस्ट अमेरिकन माइंडसेट, दो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस या क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज कॉन्स्टेंटली हो रही थी, जिसकी वजह से दुनिया में डिफरेंट थिएटर्स, डिफरेंट जियोग्राफिकल डिमार्केशंस के ऊपर कोई ना कोई इशू, जिस तरह के ऊपर मिसाइल क्राइसिस, वो हम आगे फिर उसको सब्जेक्टिव और स्पेशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यूज है उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपके लिए इस पॉइंट के ऊपर इस चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जब वर्ल्ड के अंदर एक सी सॉ होता है, उसका बैलेंस होता है। जब वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो दो पावर्स आपस में कोलाइड करती हैं और उसमें जौन सी पावर दूसरी पावर से ऊपर आ जाए उसका वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। हिस्टोरिकली भी हमने स्पेनिश आर्माडा के डिफीट से यही देखा, थ्रू द कोर्स ऑफ वर्ल्ड वार्स हमने यही देखा, थ्रू द कोर्स ऑफ कोल्ड वॉर हमने यही देखा, और आज हम दोबारा यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में यही थूसिडाइड्स ट्रैप्स का फिनोमेना देख रहे हैं। तो इस फिनोमेना को देखते हुए इसको आपने ज़हन में रखना है, जहां भी पेपर में आप इसको पुट इन कर सकें, कहां इसको मेंशन कर सकें कि जी यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन टुडे डिपिक्ट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ द थूसिडाइड्स ट्रैप, whereby the history of the Peloponnesian War is repeating itself again, where two great powers are again at crossroads with each other and fighting with each other to attain primacy in the international arena. अब हम आ जाते हैं पॉलिसी क्या होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है और टैक्टिक्स। देखिए सिमेंटिक्स जो होते हैं, जिसको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, जिसको लैंग्वेज कहते हैं, जिसको लफाजी कहते हैं, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर आप किसी लफ्ज को पॉलिसी कह रहे हैं आपको और उसका मतलब आपको नहीं पता, और अगर आप स्ट्रेटेजी कह रहे हैं उसका मतलब आपको नहीं पता, और टैक्टिक्स कह रहे हैं तो नहीं पता, तो फिर आपकी जितनी आर्ग्यूमेंट है, जितनी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, उसका जो लुबे लबाब है वो जीरो हो जाएगा। पॉलिसी से मुराद है गाइडिंग लाइट। पॉलिसी सिर्फ एक डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट होता है जो ये ईयर मार्क करता है कि जी ये हमारी पॉलिसी है। जिस तरह हमारी कोविड-19 में पॉलिसी थी, हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, हम टारगेटेड एरियाज के ऊपर बंद करेंगे, हम ओवर्ट और कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, ये एक डायरेक्शन है। स्ट्रेटेजी वो रोड मैप होता है कि जिसके हम करेंगे कैसे, हम क्या करना चाह रहे हैं। स्ट्रेटेजी से मुराद हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा गोल क्या है। कोविड पेंडेमिक में हमारा गोल ये था कि जी हमने इन्फेक्शंस को लोकलाइज करना है, स्मार्ट लॉकडाउन से हॉटस्पॉट्स को बंद करना है, और ऑब्जेक्टिव है कि पॉजिटिविटी रेशियो को हमने कम करना है। फिर टैक्टिक्स हम उसमें क्या यूज करते हैं, हम कैसे इसको करेंगे, वो टैक्टिक्स है। जो पॉलिसी होती है वो स्टेट्स की इन तीनों फैक्टर्स में से मोस्ट कांस्टेंट रहने वाली चीज होती है। वो अगर एक पॉलिसी जब तक वो अपने अंजाम को थ्रू स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स नहीं पहुंचेगी, पॉलिसी में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। ओवर द पीरियड ऑफ स्लो जाता है, 10 साल में, 15 साल में। जो स्ट्रेटेजी है वो पॉलिसी के मुताबिक थोड़ा सा तेजी से चेंज होती है, और जो टैक्टिक्स हैं वो फौरन चेंज होती है। टैक्टिक्स बाय द आवर, बाय द डे, बाय द मंथ चेंज हो सकते हैं। तो जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, इसकी जो पॉलिसी है वो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी कहलाती है। जो गाइडिंग डॉक्यूमेंट इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को लेके चलता है वो यूएस चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी का डिक्टम है, जिसके अंडर पर स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं। जो ओबामा के दौर के अंदर पिवट टू एशिया स्ट्रेटेजी थी, ट्रंप के दौर के अंदर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी थी, और बाइडेन भी अब उसी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की क्रॉलरी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और जो टैक्टिक्स हैं वो तरीकेकार हैं जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी पॉलिसी, किसी भी स्ट्रेटेजी को अटेन करने के लिए यूज करती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जी इंडो पैसिफिक को लेकर अमेरिका इतना स्केप्टिक क्यों है। इस डिस्कशन से पहले हम जानना चाहेंगे कि जी इंडो पैसिफिक है क्या। इंडो पैसिफिक टर्म तो बहुत पुरानी है, मगर लेटेस्ट 2011 से जियोपॉलिटिकल डिस्कोर्स में इसका इस्तेमाल ज्यादा होना शुरू हो गया, क्योंकि 2007 के बाद चाइनीज इकोनॉमी ने एक के बाद एक इकोनॉमिक पावर हाउस जापान, जर्मनी, इनको सरपास करना शुरू कर दिया, और उसकी प्रोडक्शन पावर ने दुनिया को डोमिनेट और मोनोपोलाइज करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो सुपर पावर फैनेटिक्स थे अमेरिका के अंदर, जिनको सुपर पावर सुप्रीमेसिस्ट भी कहते हैं, सुपर पावर के वो लंबरदार जो इस स्टेटस को, इस प्रिविलेज्ड पोजीशन को लूज नहीं करना चाहते, और वो हॉक्स जो कांस्टेंट इस सर्च में रहते हैं, who want to see कि कोई ऐसी डेवलपमेंट वर्ल्ड ऑर्डर में ना हो जाए कि हमारी ये पोजीशन
नीचे की तरफ गिर पड़े, वो ऑन द लुकआउट थे और उन्होंने इस पॉइंट की निशानदेही करनी शुरू कर दी कि चाइना का जो राइज है और इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर जो इसका कंट्रोल की एक्सरसाइज करता जा रहा है, ये फ्यूचर में अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर को एक थ्रेट बन जाए। इस सिलसिले में फरीद जकरिया ने एक किताब भी लिखी, बहुत बड़े ग्लोबल थिंकर हैं, जीपीएस उनका शो भी आता है सीएनएन के ऊपर। उसमें उन्होंने मेंशन किया था द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने कहा जी इंडो पैसिफिक एंड द यूरेशियन रीजन इज द प्लेस विद द नेक्स्ट ग्रेट गेम इज गोइंग टू बी। सो 2011 से अमेरिकन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिस्कोर्स के अंदर ये पॉलिसी वाजिया होना शुरू हो गई थी कि अब वो चाइना को एक हरीफ के तौर पे देखना शुरू हो गए। ऑल्दो जो इंडो पैसिफिक रीजन है, मुगल के एम्पायर में भी, मुगल एम्पायर कंट्रोल्ड 70% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी ओल्डन टाइम्स में 14-15 सेंचुरी में, उस वक्त से इस इंडो पैसिफिक रीजन की सिग्निफिकेंस रही है। और इवन जर्मन जियो पॉलिटिशियन कार्ल्स हॉशोफर ने भी इंडो पैसिफिक वर्ड अपनी एकेडमिक राइटिंग्स के अंदर यूज किया है। मगर 2007 के बाद गुरप्रीत खुराना, एक इंडियन एनालिसिस स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट ने सिक्योरिटी ऑफ सी लाइंस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडो जापान कोऑपरेशन के एक आर्टिकल के अंदर इसको इंटरनेशनल फोरम के ऊपर प्रोपेगेट किया। और 2011 के अंदर अमेरिकन ने इस इस्तेलाह को अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद आगे जो है इन ड्यू कोर्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। आपको इस मैप के अंदर आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और इंडो पैसिफिक रीजन का एम्बेड कितना वास्ट है और इस वास्ट एम्बिट के अंदर वो कितना ट्रेड वॉल्यूम कवर करते हैं, कितने स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट से मुराद वो समुद्री रास्ता है कि जहां से ट्रेड का हजूम तो गुजर सकता है पर उसकी जो विड्थ है वो इतनी कम है कि उसको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, उस ट्रेड रूट को मोनोपोलाइज भी कर सकते हैं और उस ट्रेड रूट के ऊपर किसी भी मुल्क के कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए इशू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन का एक ब्रीफ ये मैप मैंने आप लोगों के लिए रखा है। अब इंडो पैसिफिक रीजन को समझने की भी 3 डिफरेंट पिलर्स हैं। एक तो इसकी जियो स्पाशियल, जिसको जियोग्राफिकल टर्म भी हम कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल ओरिएंटेशन में जियोग्राफिकल डायमेंशंस के अंदर इंडो पैसिफिक रीजन क्या है। तो इसमें इंडो पैसिफिक रीजन एक इज ब्रॉडली टू बी अंडरस्टूड एज एन इंटरकनेक्टेड रीजन बिटवीन द इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन वो जो इंडिया, पाकिस्तान और गल्फ स्टेट्स से स्टार्ट होके अप टिल द इंडोनेशियन और मलेशियन स्टेट्स तक आता है और पैसिफिक रीजन वो है जो चाइना, साउथ चाइना सी और उस सारे को आपस में लिंक करता है। और इन दोनों के दरमियान एक बड़ा की स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है जिसको स्ट्रेट ऑफ मलाका कहते हैं। ये सारा जो इशू इंडो पैसिफिक का है ये एक ही चीज के गिर्द तवाफ करता है, वो है स्ट्रेट ऑफ मलाका, जिसको प्रोमिनेंटली चाइनीज सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन में और चाइनीज स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स में मलाका डायलेमा भी करते हैं। तो जियो स्ट्रेटेजिकली जब हम बात करते हैं तो इंडियन ओशन एक तरफ, पैसिफिक ओशन एक तरफ, इन दोनों को इकट्ठा करें तो इंडो पैसिफिक बन गया। इनके दरमियान से गुजरता है स्ट्रेट ऑफ मलाका जो 150 माइल लंबा है, 90 माइल चौड़ा है। मलाय पेनिनसुला से स्टार्ट होके अप टिल द साउथ चाइना सी जाता है और मलेशिया के बॉर्डर और थाईलैंड के बिल्कुल साथ अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं और इंडो चाइना सी के अंदर चाइनीज बेसिस मौजूद हैं। जबकि वर्ल्ड का 2/3 ट्रेड का हजूम जहां से गुजर रहा है, तो इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू हुई कि ना हुई? इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंट हुई क्योंकि आज के दौर में वॉर्स जो है वो ट्रेंचेस से भी निकल के इकोनॉमिक वॉर्स होगी। और जब इकोनॉमिक वॉर्स की बात करते हैं तो सबसे सर्रे फहरिस्त आते हैं ट्रेड और कमर्शियल इंटरेस्ट। और जब ट्रेड और कमर्शियल इंटरेस्ट सबसे पहले आते हैं तो वो ट्रेड और कमर्शियल वॉल्यूम गुजरता कहां से? अगर आपने वो रास्ता ही बंद कर दिया और अगर उस रास्ते पे ही किसी कौम के लिए, किसी मुल्क के लिए इनसिक्योरिटी पैदा कर दी, तो उनकी तो सिक्योरिटी एंजाइटी की तरफ ये कॉन्स्टेंटली ऐड करेगा। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट इंडो पैसिफिक रीजन वांट्स टू डू। This is precisely what the Americans want to achieve in the Indo-Pacific region, to create a security dilemma for the Chinese, to exercise aggressive posturing in the region. तो जियो स्ट्रेटेजिकली चाइना का इस इंडो पैसिफिक रीजन में ग्रोइंग फुटप्रिंट और अमेरिका का अपने सुपर पावर स्टेटस को मेंटेन करने का जो मंत्रा है, उसके दरमियान जो एक क्लैश है वो इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंटरप्रिटेशन कि ये इसकी जियोग्राफी और इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू दोनों आपस में जब कोरिलेट करती हैं तो इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी हमारे सामने आती है। और जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस जो है, जो जियोग्राफी और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस दोनों को कोरिलेट करती है, उसकी इंटरप्रिटेशन हम इस तरीके से देखेंगे कि जिसने वर्ल्ड के ट्रेड को और ट्रेड रूट्स
को कंट्रोल किया, उसने वर्ल्ड को कंट्रोल किया। अमेरिकन की जो सक्सेस थी वर्ल्ड ऑर्डर में वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट, ट्रेड रूट्स के ऊपर अपने फुटप्रिंट्स और इवन अप टू जापान अपनी मिलिट्री बेसिस को, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रोल को, न्यूक्लियर अम्ब्रेला को एक्सटेंड करके उन्होंने उस पूरे रीजन के ऊपर एक सिक्योरिटी नेटवर्क बिठाया हुआ था, जिसकी वजह से तमाम कमर्शियल एक्टिविटी अमेरिकन के कंट्रोल में थी, जिसकी वजह से दुनिया के ऊपर उनका इतना इन्फ्लुएंस था। ऑल्दो देयर अ वेरी बिग इकोनॉमी, उनका जो इकोनॉमिक और ट्रेड हजूम है दुनिया के साथ वो भी बहुत बड़ा था। एज अ नेशन दे हैव प्रोग्रेस्ड लॉट, फिर वो मिलिटरीली भी बड़े सुपीरियर थे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी आपने किसी भी फोर्स को टॉपल करना हो तो आप उसको हेड ऑन क्लैश नहीं करते। इतने बड़े वर्ल्ड स्टेट्स के मुरक्कब को कंट्रोल करने के लिए आप की स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को कंट्रोल करते हैं। वट अमेरिका डिड इन द लास्ट 70-80 years इज कि उन्होंने की स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन रखा। और अगेन इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर भी जियोपॉलिटिकली वो ये समझते हैं कि जी 2/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पर है, 2/3 ऑयल रिसोर्सेज यहाँ पर हैं, उसके अलावा 70% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड यहाँ पर हो रहा है। और इस स्ट्रेटेजिक इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अगर इफ वी आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल, if we don't have allies and if we don't have proper mechanism to curb China's rise in the region, तो हमारा जो बनाया हुआ वर्ल्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डिफरेंट इश्यूज का है, हम उसको कर्टेल करके और उस फाइनेंशियल ऑर्डर को हम प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि क्योंकि फलक्रम ऑफ पावर एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन और वेस्टर्न पावर का टाइम था, वो बड़े एक्सपर्ट एनालिस्ट के मुताबिक अब एंड हो गया। नाउ द फुलक्रम ऑफ पावर इज इफेक्टिवली शिफ्टिंग टुवर्ड्स चाइना and the rise of China cannot be stopped. So the only way that Americans or any other world power that endeavors to stop the Chinese rise can ensure is through blocking their commercial interests. कि आप इकोनॉमिकली अगर उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेंगे, उनके ट्रेड रूट्स को आप कंट्रोल कर लेंगे, उनके रास्तों को आप रोक लेंगे और उनका जो बढ़ता हुआ रीजन में इन्फ्लुएंस है, इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, रशिया के ऊपर, ओवरऑल रीजन में जो उनका एक बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, उसको आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप चाइना के जो असेंड है उसको रोक लेंगे। ये अमेरिका का एक बेसिक माइंडसेट है। मगर आप देखें इस एरिया की सिग्निफिकेंस ये है कि $3.37 ट्रिलियन का ट्रेड इस एरिया में से हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुजरता हुआ इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। 11 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, जो कि चाइना की 80% डिमांड को भी इसमें से कुछ पोर्शन मीट करता है, वो भी इधर से गुजर रहा है। 190 मिलियन क्यूबिक फीट गैस यहां से गुजर रही है। 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड का 30% और 70% प्रोडक्शन पावर सेंटर्स यहाँ पे। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि आज की दुनिया के अंदर इस इंडो पैसिफिक रीजन की इंपॉर्टेंस वही इंपॉर्टेंस है जो पुराने वक्तों के अंदर इंपॉर्टेंस हुआ करती थी सेंट्रल यूरोप की कुछ चौक पॉइंट्स की। तो इस चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी और इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की सारी सिग्निफिकेंस हिंज करती है दो फैक्टर्स पर। नंबर 1 फैक्टर चाइना के राइज को रोकना है। नंबर 2, यहाँ से जो जाने वाला हमारा ट्रेड है अमेरिकन का और उसके एलाइज का, वो अनअबेटेड अनरिस्ट्रेंड चलता रहे और जो चाइनीज ट्रेड का वॉल्यूम है उसके ऊपर हम बैठ के उस पर नजर रखते रहे। ये एक बुक है, द अवेकनिंग ऑफ द नेक्स्ट इकोनॉमिक पावर हाउस, द चाइना सेंचुरी, लॉरेंस जे ब्राम की बुक है। इस बुक के अंदर उसने स्टेप बाय स्टेप बड़े अच्छे तरीके से इन चीजों को बयान किया है कि क्यों अमेरिकन जो हैं वो चाइना के इकोनॉमिक पावर हाउस को रोक नहीं पाएंगे और इंडो पैसिफिक का जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज उस वक्त डिस्कोर्स में थी वो कैसे अफेक्ट करेगी चाइना के मीटियोरिक राइज को, और फिर भी उसके बावजूद चाइना कैसे राइज करेगा। और ये आज की दुनिया में अब ये चीजें प्रूव होना शुरू हो गई। अब हम देख लेते हैं कुछ नेशनल पॉलिसीज जो हैं वो इंडो पैसिफिक पे क्या है। जो इंडो पैसिफिक में मौजूद नेशंस है उनमें से मेजर नेशंस की मैं पॉलिसीज को आपके साथ डिस्कस करूंगा। चाइना बेसिकली एक 9 डैश लाइन का एरिया है जो 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर सरफेस एरिया साउथ चाइना सी को कवर करता है। उस एरिया को अपना टेरिटोरियल सी मानता है। टेरिटोरियल सी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो सी है जो एक स्टेट की टेरिटरी का हिस्सा माना जाता है, जिसके तमाम तर वसाइल, जिसके ऊपर गुजरने के राइट्स, हर चीज के ऊपर उस स्टेट का कंट्रोल होता है। मगर ये जो 9 डैश लाइन अगर आप इस मैप के अंदर देखें तो ये एक बहुत वास्ट एरिया है। जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है उसमें पर्टिनेंट तरीके से वो हदबंदियां बताई गई हैं कि किसी भी स्टेट का टेरिटोरियल वाटर कहाँ तक एक्सटेंड करेगा और उसके बाद उसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है या उसका जो एक
आगे जो उसकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की डिमार्केशन है वो कहां तक होगी। हाउएवर चाइनीज जो है पूरा साउथ चाइना सी क्लेम करते हैं, और इस साउथ चाइना सी से वो फिलीपींस को, मलेशिया को, और डिफरेंट जो वियतनाम, ताइवान, इन एरियाज की भी जो टेरिटोरियल सी है उसको भी वो अपने हजूम में लेना चाहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो सारी स्टेट्स हैं ये एक एंजाइटी का शिकार है कि जी चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है इस रीजन के अंदर। 9 डैश लाइन को क्लेम करने के लिए इस सारी ये जो ग्रीन डैश लाइंस के दरमियान सारा एरिया है, इसको अपना टेरिटोरियल वाटर बना के इसमें मिलिट्री बेसिस के थ्रू इस सारे ट्रेड रीजन को चाइना कंट्रोल करना चाह रहा है। जिस एंजाइटी का अमेरिकन के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि उन नेशंस की एंजाइटी को यूज करते हुए वो अपनी मिलिट्री फुटप्रिंट को उस एरिया के अंदर एक्सपेंड कर रहा है। हाउएवर चाइनीज का ये जो क्लेम है 9 डैश लाइन का, इट गोज ऑल द वे बैक टू द चिंग डायनेस्टी, जो चाइना की लास्ट डायनेस्टी थी जिसने को 500-600 साल चाइना पे हुकूमत की। चिंग डायनेस्टी के अंदर ये 9 डैश लाइन के का एक आइडिया उनके जहन में था, ऑल्दो दे वर आइसोलेशनिस्ट, पर उसके बाद जब वो वंस दे हैव रिजन टू द पावर पेडेस्टल इन द वर्ल्ड, अब वो चाहते हैं कि इस आइडिया को वो एक्चुअलाइज करें। ऑल्दो मेनी एक्सपर्ट्स जो हैं ये स्पार्टली आइलैंड्स हैं इसमें और डिफरेंट और रीजन्स हैं उसके ऊपर चाइना के क्लेम को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। बट हाउएवर माइट इज राइट, रियलिज्म रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है, चाइना रीजन में ग्रोइंग पावर है, और फिलीपींस, मलेशिया और ये जो डिफरेंट कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक के अंदर, ये उसकी पावर को अकेले राइवल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंटली 9 डैश लाइन के विद इन अपनी एक जो हेजमोनिक एजेंडा है उसको परसू करता जा रहा है, जो कि अमेरिका के इंडो पैसिफिक में इंटरेस्ट के मुनाफी जाता है। तो ये जो सारा 9 डैश लाइन एरियाज आप देख रहे हैं इसमें पार्सल आइलैंड्स हैं, स्पार्टलीज हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, ये सारा वो रीजन है जिसके साथ स्ट्रेट ऑफ मलाका आके लगती है, और ये इंडो साउथ चाइना सी भी कहलाता है, और ये साउथ चाइना सी पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन भी है। और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अरेबियन सी के बाद अरेबियन सी और साउथ चाइना सी के 2 सी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज कंसिडर होते हैं, क्योंकि वहां से ऑयल आता है और यहाँ से ऑयल गुजर के आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर जो डिफरेंट कंट्रीज है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, वो भी ओकेजनली तो नहीं काफी फ्रीक्वेंटली बल्कि साउथ चाइना सी से ट्रेवर्स करते हैं, और इस रीजन की सारी जो जियो इकोनॉमिक्स है वो चाइना के साथ लिंक्ड है। तो इस यूरेशियन जो सेंटर नया बनने जा रहा है, इस इकोनॉमिक हब और इस रीजन के अंदर चाइना का जो अगर कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया, तो ऑब्वियसली चाइना इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिकन से जीत गया, और अगर वो अमेरिकन से जीत कर इस ट्रेड रूट को मोनोपोलाइज कर गया, तो चाइना करके राइज को वर्ल्ड पावर में कोई रोक ही नहीं सका। तो ये वो क्रक्स है जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। जो जापानीज हैं वो भी इंडो पैसिफिक के अंदर एक सिग्निफिकेंट नेशन का रोल प्ले करते हैं, तो उनका बड़ा फंक्शनल व्यू पॉइंट है, रिफ्लेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ फंक्शनैलिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन। उनका व्यू पॉइंट ये है कि जी इंडो पैसिफिक के अंदर एक तो जो टेरिटोरियल सी वाटर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर के साउथ चाइना सी के अंदर, उनके ऊपर चाइना की इंक्रोचमेंट ना हो। दूसरा, इस एरिया के अंदर अगर मिलिटराइजेशन होनी है तो वो पीसफुल पर्पसेस के लिए हो। और तीसरा जो फंक्शनल वैल्यू है, क्योंकि जापान इज अ रिसोर्स स्टार्व्ड कंट्री, Japan needs those resources, especially in the form of oil that comes from the Gulf and different regions, to come into it so it can run its own economy. So Japan का बड़ा functional व्यू पॉइंट है। फंक्शनल से मुराद ये है कि जी ये ट्रेड रूट्स किसी भी सूरत में बंद नहीं होने चाहिए, और इनकी सिक्योरिटी, इनकी सैंक्टिटी, चाहे चाइना है चाहे यूएस है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। ऑल्दो जापानीज की जो अलायंस है वो अमेरिकन क्वाड्रेंट के साथ फिट इन करती है, बट स्टिल उनका जो पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी है इंडो पैसिफिक के ऊपर, वो फंक्शनल है। फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, इसके अंदर भी काफी सारे नेशन स्टेट्स इसी रीजन के मेंबर हैं। उनका भी यही व्यू पॉइंट है कि जी हम इस पूरे रीजन के अंदर अपनी फंक्शनल वैल्यू को, कोऑपरेशन को, कनेक्टिविटी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करें। इस रीजन के अंदर हमारे ट्रेड और कमर्शियल इंटरेस्ट को ना देखा जाए। हमारे लिए कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट इस रीजन के अंदर कंट्री है, वो है इंडिया। हमारा ट्रेडिशनल एनिमी, हमारा ऑनेस्ट एनिमी, जो कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ता हमें हार्म करने के लिए। सेम गोज इन द इंडो पैसिफिक थिएटर। इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत अपनी जो चीजें हैं उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। यूएस की पैटर्नेज, यूएस की छतर छाया के तले इंडिया अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइना को भी काउंटर करने के लिए। क्योंकि अमेरिकन इंडिया को एक काउंटर वेट टू चाइना समझते हैं, तो वो अपनी जितनी भी डिफेंस एक्सपर्टीज है वो दे आर विलिंग टू डेलीगेट इट टू इंडिया, और इंडिया इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से बहुत फायदा उठा रहा है।
अपनी मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मैरीटाइम पेट्रोलिंग कैपेबिलिटी, और जो इंडो पैसिफिक सी के अंदर उनका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रोल पहले अमेरिकन का था, उसको अब इंडियन एग्रेसिव पोस्चर के साथ टेक ऑन कर रहे हैं। एग्रेसिव पोस्चर जो सिक्योरिटी और ये इंडो पैसिफिक डॉक्ट्राइन के से उससे मुराद ये है कि आप पानी के अंदर किसी को ट्रैवल करने में आसानी ना रहने दें। आप अपने जो मुखालिफ मुल्क हैं उनके शिप्स को, उनके ट्रेड्स के लिए हर्डल्स क्रिएट करें। आप टेरिटोरियल जितनी आपकी हदबंदी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी से बनती है, उससे ज्यादा बढ़ के आप अपनी आर्मी को लेके जाएं, नेवी को लेके जाएं, और वहां पे मिलिट्री बेसिस के थ्रू आप डिफरेंट स्टेट्स के कमर्शियल इंटरेस्ट को रोकना शुरू कर दें, आप एरियाज को ब्लॉक करना शुरू कर दें। दिस इज अ फॉर्म ऑफ अग्रेसिव मिलिट्री पॉस्चरिंग। और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर से मुराद ये है कि जो स्टेट्स अमेरिका के ऊपर बैंक करती हैं कि उनके कमर्शियल इंटरेस्ट को इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अमेरिका प्रोटेक्ट करेगा, वो स्टेट्स अब इंडिया के ऊपर बैंक करें। और इंडिया के पास इतनी नेवल कैपेबिलिटी आज से 5 साल पहले नहीं थी कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ऑन करे। हाउएवर, इन द व्यू ऑफ चाइनाज राइज, इंडिया भी अपने आप को एक रीजनल पावर और एक फ्यूचर सुपर पावर के तौर पे देखता है। और उस प्लान को एक्चुअलाइज करने के लिए इंडियन नेवल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन ने ये प्रूडेंट समझा कि हम क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन ग्रुप में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के लिए हाथ खड़ा करते हैं। और उस हाथ खड़ा करने की वजह से हमें वो डिफेंस और सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिल जाएगी जो अमेरिका के पास है, और वो उनको मिल रही है। और ये जो इंडियन व्यू है इंडो पैसिफिक के ऊपर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे सिक्योरिटी डायलेमा को हिट करता है। ऑल्दो लोग ये कहते हैं कि जी इंडिया जो भी कैपेबिलिटी एक्वायर कर रहा है, इट इज टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ द चाइनीज और टू एड्रेस इट्स ओन सिक्योरिटी कंसर्न्स विज़-अ-वी चाइना। हाउएवर, इंडिया की कोई भी कैपेबिलिटी बने, चाहे लेवल है, चाहे डिप्लोमेटिक है, चाहे मिलिट्री है, कोई भी कैपेबिलिटी बने, उसका एक कैविए पाकिस्तान जरूर होता है। और हमारे सिक्योरिटी एंजाइटी, हमारी जो सिक्योरिटाइज्ड माइल्यू है और नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है, उसके ऊपर एक पर्टिनेंट इंपैक्ट उनकी कैपेबिलिटी का जरूर होता है। अब जी राइजिंग टेंशंस इन द इंडो पैसिफिक आजकल चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव की वजह से, रीजनल कनेक्टिविटी कोऑपरेशन की वजह से टेंशंस इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत ज्यादा राइज कर रहे हैं। खास तौर पे जो यूएस इंडो नेक्सस है, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का जो ये गठजोड़ बनता जा रहा है चाइना को कंटेन करने के लिए, इसकी वजह से भी जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, हम दोबारा उसी थूसीडाइड्स ट्रैप की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एक दो पावरें एक दूसरे को काउंटर कर रही हैं और छोटी छोटी पावरें उनके साथ मिलती जा रही। कहने को दुनिया अब दो डिवीजन्स के अंदर एक हमें नजर आ रही है। जिस तरह कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर और अमेरिका में नजर आती थी, आज चाइना और अमेरिका में नजर आ रही है। जहां अमेरिका के साथ जापान, क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन ग्रुप का ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ये स्टेट्स हैं, वहां चाइना के साथ रशिया है, कुछ हद तक टर्की है, पाकिस्तान है, ये स्टेट्स हैं। तो डिफरेंट लेवल के ऊपर ये जो क्लैश है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के अंदर राइज कर रहा है। और इस क्लैश का सबसे बड़ा इंडेक्स और इंडिकेटर एक मैमथ इंक्रीज इन डिफेंस स्पेंडिंग के तौर पे हमें नजर आ रहा है कि फ्रॉम 2008 टू 2018 चाइना ने 131% डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज किया। जापान जो कि रिलेटिवली पीसफुल मुल्क था, डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर बिलीव नहीं करता था, वो भी 7% अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को बीफ अप करके अब पेट्रियट मिसाइल सिस्टम अमेरिकन से ले रहे हैं। वो वियतनामीज ने 94% किया। और इंडिया तो आपको पता है हमेशा से डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर रीजन में भी और इंटरनेशनली भी सबकत लेता जा रहा है। 7% ग्रोथ तो सिर्फ 2020 से उनकी हुई है, डिस्पाइट बीइंग पेंडेमिक हिट। और जो वहां पे एक पेंडेमिक की सिचुएशन है, दे हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन देयर डिफेंस स्पेंडिंग। और इन द वेक ऑफ अमेरिकन सपोर्ट वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए बड़े लेवल के ऊपर मैग्नीफाई करते जा रहे हैं। और इसके अलावा इंडो पैसिफिक के अंदर एक वन चाइना पॉलिसी का भी इशू है कि आपको पता होगा कि चाइनीज रेवोल्यूशन के अंदर, जब चाइना में रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद दो रिजीम्स थी, एक कम्युनिस्ट थी, एक डेमोक्रेटिक थी। तो उनके दरमियान सिविल वॉर हुई। जो सिविल वॉर के अंदर कम्युनिस्ट ने मेजॉरिटी पार्ट ऑफ चाइना को टेक ओवर कर लिया, और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, वो छोटा सा आइलैंड है साउथ चाइना सी में, ताइवान, वहां सेटल होगी। तो उसके बाद जो 1970s में रिप्रोचमेंट हुई यूएस और चाइना की, और जितने राइट्स मेनलैंड चाइना के थे वो चाइना को ट्रांसफर हो गए कम्युनिस्ट रिजीम को, और डेमोक्रेटिक रिजीम सिर्फ एक पपेट रिजीम या एक सैटेलाइट रिजीम के तौर के ऊपर ताइवान में रह गई। बट वो ताइवानीज जो हैं, उनको चाइनीज जो हैं, जी जिनपिंग की जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, वो अपना पार्ट कंसिडर करते हैं। बट जो ताइवान वाले हैं वो वन चाइना पॉलिसी और उनके डिक्टम को सपोर्ट नहीं करते। तो इसके ऊपर भी अमेरिका का बड़ा डाइसी स्टांस है। ओवर्टली वो वन चाइना पॉलिसी को सिंस द टाइम ऑफ रिचर्ड निक्सन और
जिमी कार्टर सपोर्ट कर रहे हैं, बट कोवर्टली वो ताइवान रिलेशंस एक्ट एक आप लोगों ने पढ़ना है, मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगा, उसके थ्रू वो उनके साथ भी डिप्लोमेटिक लाइन ऑफ जो ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन उन्होंने अपनी मेंटेन की हुई है और डिप्लोमेटिक जो है रिलेशंस वो कंडक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट ताइवान टू बी टेकन ओवर बाय चाइना। और चाइना बीइंग अ कम्युनिस्ट रिजीम एक बिल्कुल अपने बॉर्डर के साथ चाइनीज कम्युनिटी का मौजूद एक डेमोक्रेटिक रिजीम उनके लिए जो है ये बड़ा थॉर्न इन देयर बैक है और उनको कॉन्स्टेंटली वो डिस्टर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से दे वांट कि ये हमारे साथ या हम इसको टेक ओवर कर लें या ये भी कम्युनिस्ट बैनर के अंडर आ जाए। बट अमेरिका ऑब्वियसली 7th फ्लीट के थ्रू वो होने नहीं देता और वहां पे उनकी मिलिट्री बेसिस भी हैं जिसके थ्रू भी वो इंडो पैसिफिक के अंदर मजीद उन मिलिट्री बेसिस और नेवल इंस्टॉलेशन को एम्पावर कर रहे हैं एंड देयर ऑफ द व्यू के उधर से भी हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को एक्सरसाइज करेंगे। बाकी बेल्ट रोड इनिशिएटिव और राइजिंग रीजनलिज्म और यूएस का पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ईरा जो उनकी एलाइज के ऊपर एक इफेक्ट पड़ा और आज जो कहते हैं जो बाइडेन के अमेरिका इज बैक, तो अमेरिका क्लासिक सेंस में तो अभी तक अमेरिका इज नॉट बैक, क्योंकि जो एलाइज आपके थे आपने उनको एलियनेट कर दिया, फिर जो आपके क्लोज एलाइज थे जिनको आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे उनके साथ आपने हार्श ट्रीटमेंट मेट आउट किया और फिर पेरिस क्लाइमेट समिट और डिफरेंट इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्टांस लिया उसके थ्रू आपने अपनी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को भी हर्ट किया। तो क्या ये एलाइज आज के दौर के अंदर इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में आपका उस तरीके से साथ देंगे, चाइना के राइज को उस तरीके से रोकेंगे? तो इसके ऊपर हम डिस्कशन बाद में थोड़ा करें। तो यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी थी कि जी चाइना कंटेनमेंट के ऊपर 2007 से गुरप्रीत खुराना के आर्टिकल से इसके ऊपर बात चल रही थी। उसके बाद हिलरी क्लिंटन ने ऐसे लिखा फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अंदर जिसमें उन्होंने पिवट टू एशिया का आइडिया दिया और पिवट टू एशिया में इंडिया को प्रॉप अप करने, चाइना के अगेंस्ट प्रॉप अप करके एक सुपर पावर या एक रीजनल पावर के तौर पर एक विजन प्रेजेंट किया गया जिसको ओबामा की गवर्नमेंट ने टेक ऑन कर लिया। ओबामा के बाद आई हार्ड लाइनर डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रोटेक्शनिस्ट आइसोलेशनिस्ट इंटरनेशनल रिजीम और इस इंटरनेशनल रिजीम की हत्तुल इम्कान कोशिश ये थी कि हम डिप्लोमेटिक कोर्सिव मेजर्स के थ्रू चाइना के राइट्स को कर्टेल करें, जिसकी वजह से उन्होंने चाइनीज के साथ ट्रेड वॉर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर उनकी कंपनीज को बैन किया, हुआवे के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को अरेस्ट किया और उसके बाद डिफरेंट उनके इमिग्रेंट्स के ऊपर भी सैंक्शंस लगाई और उनके ऊपर ये जो साइबर वारफेयर है इसके भी एलिगेशंस लेवल किए, लीगल इशू के ऊपर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉज को भी रेज किया और फाइनली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को अनवील भी किया कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी was the clearest manifestation of US China containment policy and the latest one as well. Indo-Pacific strategy is the mirror image of what US actually wants to achieve with regards to China's rise as a superpower. तो ट्रम्प्स की जो रिकैलिब्रेशंस थी, एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि बड़े लोग कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट से डिफरेंस क्रिएट होता है। देखिए पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स जो हैं ये कभी भी एट द स्पर ऑफ द मोमेंट नहीं बनते। ये जो सारी चीजें होती हैं कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, मल्टीपल थिंक टैंक्स होते हैं, वो बैठ के चीजों को सोचते हैं, चीजों के ऊपर लाएमल बनाते हैं। तो अगर हम ये समझते हैं कि किसी भी पढ़े लिखे समझदार मुल्क या समझदार रियासत के अंदर एक इंसान के पास इतना इख्तियार होता है कि वो पूरी पॉलिसी को बदल दे, तो ये गलत है। सेम गोज फॉर अमेरिकन सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। एक बॉब वुडवर्ड की किताब है विलियम ब्लम की, इनफैक्ट विलियम ब्लम की किताब है रोग स्टेट, तो वो आप लोग पढ़िएगा। उसके अंदर उसने बड़ा इफेक्टिवली मेंशन किया कि हाउ अमेरिकन पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड and how it is a multi-stakeholder process and how US president alone cannot veto many of the things. तो जो स्क्रिप्ट है, लोगों ने कहा जी बाइडेन की प्रेसिडेंसी आएगी तो शायद इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के ऊपर बड़ा शिफ्ट आए, तो आई एम सॉरी टू से अमेरिकन पॉलिसीज के अंदर इतना बड़ा शिफ्ट कभी नहीं आता प्रेसिडेंसी के चेंज होने से। दीज आर कॉन्स्टेंट्स इन देयर फॉरेन पॉलिसी और एक दफा मैंने आपको बताया उन्होंने अपनी पॉलिसी डायरेक्शन चाइना कंटेनमेंट की बना दी है तो दे विल स्टिक टू इट। तो उसका जो मेथड है उसको एक्सप्रेस करने का वो चेंज हो सकता है, बट मोर और लेस द पॉलिसी विल रिमेन द सेम। अल्फाज चेंज हो सकते हैं पर जो रूह है वो वही रहेगी, उसको द स्पिरिट ऑफ द पॉलिसी विल रिमेन द सेम। तो ये ट्रंप की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है ये बिल्कुल सिर्फ एक रीनेमिंग थी, पिवट टू एशिया, और उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा एग्रेसिव था। और अब इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का जो एक अमेरिकन माइंडसेट है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जब पिवट टू एशिया कहलाती थी तो उस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में उनके मिशेल फ्लोर्नोय ने कहा
कि यूएस डिफेंस स्ट्रेटेजी के मुतालिक कि बिल्डिंग कोलिशंस ऑफ लाइक माइंडेड स्टेट्स, ये आपके सामने लिखी है, इस कोटेशन को आप पेपर के अंदर भी कोट कर सकते हैं, वैसे भी इसको स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम आएंगे सेलिएंट फीचर्स की तरफ। जो सेलिएंट फीचर्स हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के, उसका जो पहला प्रिंसिपल है कि जी अमेरिकन विल डिफेंड देयर होमलैंड एंड अमेरिकन सिटीजंस अब्रॉड। कि पहले तो जी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन कई स्टेट्स की लिमिटेड होती थी अपने बॉर्डर तक। हाउएवर जो वर्ल्ड की जितने सुपर पावर्स हैं, हम ब्रिटिश सुपर पावर को देखें, हम अब अमेरिकन सुपर पावर को देखें, इवन चाइनीज को देखें, तो अब द सुपर पावर्स हैव अ नेक फॉर प्रोटेक्टिंग देयर सिटीजंस अब्रॉड एज वेल। इसमें इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर स्पेसिफिकली वो अमेरिकन सिटीजंस को होमलैंड और अब्रॉड भी प्रोटेक्ट करेंगे। और इस प्रोटेक्शन का एम्बेट बड़ा वास्ट है। इस प्रोटेक्शन के अंदर हार्ड प्रोटेक्शन नहीं आती जैसे बॉडी गार्ड करते हैं, इसमें उनके कमर्शियल इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, उनके ट्रेड इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट भी आ जाते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट का जब लफ्ज आ जाता है ना, या अपने डिफेंड का लफ्ज आ जाता है, तो इसका जो एक पैराफर्नालिया वो बड़ा वास्ट है। तो इट्स अ वेरी वेग सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर वो जब टैक्टिक्स बनाएंगे स्ट्रेटेजी की बेस पर, तो वो कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो अमेरिकन जो प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड मींस ऑफ डिलीवरी जो है, ये अमेरिका हमेशा से उनकी फॉरेन पॉलिसी का कांस्टेंट रहा है। they have been a nuclear policeman of the world, and again in the Indo-Pacific strategy they don't want Indo-Pacific region to nuclearize, whereby in fact they have given nuclear capable submarines to India. So it is quite ironic कि आप उस एरिया को न्यूक्लियराइज नहीं भी होने देना चाहते और एट द सेम टाइम आप न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स इंडिया को दे भी रहे हैं। दिस इज अगेन रियलिज्म। ऊपर से आप कुछ और प्रोजेक्ट करते हैं कि जी मैं वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर वेपन नहीं फैलने देना चाहता, नीचे से आप अपने स्टेट के सेल्फिश इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं कि जी इंडिया के पास वेपन आ जाएगा, इंडिया ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा इंडो पैसिफिक में, चाइना का राइज रुका रहेगा। फिर यूएस की जो इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एक्सेस है इस पॉपुलस रीजन में, 1/3 जिसकी जो इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, उसको रीबिल्ड करें। और जो फोर्थ फीचर, सेलिएंट फीचर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने बाइडेन की इनॉग्रल अगर स्पीच आपने पढ़ी हो या देखी हो, तो उसमें उसने बड़ा कार्डिनल पॉइंट मेंशन किया कि वी विल रीबिल्ड आवर अलायंसेस एंड वी विल रीविजिट आवर एलाइज एंड वी विल रीस्ट्रेंथन and we will orchestrate the rise of America and bring American back in the international arena. तो अमेरिकन की जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला वो जापान, मलेशिया, फिलीपींस, गल्फ, इस रीजन पूरे को प्रोवाइड करते हैं, उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, उसकी एक इफेक्टिवनेस की वैल्यू है। और अगर उस इफेक्टिवनेस की वैल्यू ही खत्म हो जाए, चाइना इतने एग्रेसिव पोस्चरिंग उस एरिया में करना शुरू हो जाए और उसकी वो वैल्यू ना रहे जो वैल्यू आज से कोई 2 साल 3 साल पहले थी, तो अमेरिका जो अपनी बातें इन स्टेट से मनवाता था, या अमेरिका की जो इंटरनेशनल लेवल पे एक धाक बैठी होती थी, वो धाक तो खत्म हो जाएगी। तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी स्पेसिफिकली इस पॉइंट को भी हिट करती है कि जी अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस विज़ावी देयर एलाइज, और उन अलायंसेस की भी अमेरिका की तरफ जो ऑनेस्टी है, उसके लिए भी, उसको भी स्ट्रीमलाइन करने और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस पॉलिसी की एक डायरेक्शन का तयन किया। बाकी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो रोल है, अमेरिका जनरली अब एक पॉलिसी ऑफ रिट्रेंचमेंट की तरफ जा रहा है। रिट्रेंचमेंट से मुराद ये है कि जो उनकी मिलिट्री एंगेजमेंट्स इंटरनेशनली है, अब Americans want to backtrack from those military engagements. Instead of being on ground themselves and suffering casualties, they want to give this role to other powers. Other powers से मुराद जो लोकल लेवल के ऊपर स्टेट्स मौजूद है, जिस तरह इंडिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है, जापान है, अमेरिकन वांट कि इनकी कैपेसिटी बिल्ड हो और ये उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर अपनी पावर को एक्सरसाइज करे और अमेरिका के एज एन अलाय इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करे, ना कि अमेरिका को खुद इतना दूर आके अपनी नेवल बेसिस को लेके आना पड़े और उसके साथ साथ इन चीजों को कैरी फॉरवर्ड करना पड़े। बाकी प्रॉपिंग अप इंडियन मैरीटाइम कैपेसिटी फॉर एग्रेसिव मैरीटाइम पोस्चरिंग, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जी उनकी चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेग यही है कि हमने पिवट टू एशिया को एक्चुअलाइज करना है और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी इंडिया के रोल को वो प्राइमेसी देते हैं कि इंडिया की जो मैरीटाइम कैपेसिटी है वो चाइना को राइवल करे और उस रीजन के अंदर जो अमेरिका के ट्रेड और कमर्शियल इंटरेस्ट हैं और अमेरिकन एलाइज के ट्रेड और कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, उसके लिए बतौर लोकल पावर इंडिया उनको प्रोटेक्शन दे। बाकी जो 9 डैश लाइन के अफेक्टेड कंट्रीज हैं जो मैंने आपको बताए थे पीछे, जिनके टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर चाइना का ये आइडिया इंक्रोचमेंट कर रहा है, उनके साथ भी अमेरिका अब अपने अलायंस को डीप करेगा क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इतना इवॉल्व कर गया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी इतना इन्वॉल्व कर गया है
और ये जो रीजन के जो कुछ कंट्रीज हैं, इनकी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक से होगी अगर अमेरिका इनके पीछे खड़ा हो। तो अमेरिका इज नाउ विलिंग टू स्टैंड विद दीज कंट्रीज के लिटिगेशन, इंटरनेशनल लॉ के एवेन्यू और लोकल लेवल के ऊपर जो ग्राउंड रियलिटीज उनको मद्देनजर रखते हुए अमेरिकन 9 डैश लाइन को स्पेसिफिकली अमेरिका हिट करे, क्योंकि 9 डैश लाइन इज अगेन जस्ट लाइक ताइवान, 9 डैश लाइन इज अ टची पॉइंट फॉर द चाइनीज। वो साउथ चाइना सी के अंदर अपने टेरिटोरियल वाटर को 9 डैश की हदूद के अंदर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। और अमेरिकन अगेन, आप अपनी एनिमी की हमेशा वीकनेस या उसके ग्रेटेस्ट आइडिया को ही चैलेंज करना चाहते होते हैं। तो ये भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के सेलिएंट फीचर्स में मौजूद है। बाकी ये बैंड वैगनिंग का एक लफ्ज मेंशन्ड है सेलिएंट फीचर्स के अंदर। बैंड वैगनिंग से मुराद ये है कि अगर कोई पावर प्राइमेसी इंटरनेशनल लेवल पर अटेन कर लेती है और इंटरनेशनल लेवल पे उसकी क्रेडिबिलिटी और रेलेवेंस बन जाती है, तो कई सारी छोटी पावर जो होते हैं, जिनको आप लोटा भी एक तरह का कह सकते हैं, तो वो लोटे सारे उसके साथ लग जाते हैं। से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की एक एग्जांपल है, मैंने आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इसको एक्सप्लेन किया कि जी पावरफुल स्टेट को अगर आप कंपीट नहीं कर सकते, पावरफुल स्टेट के साथ आप लड़ नहीं सकते, तो आप उसकी बैंड वैगन को चढ़ जाते हैं, यानी आप उसकी वैगन पे चढ़ जाते हैं, आप उसके साथ अपनी अलायंस बना लेते हैं कि यार चलो कम से कम मेरा दुश्मन ना सही या मेरा एक्वेंटेंस ना सही, मेरा दोस्त ही हो जाए तो मैं प्रोटेक्ट हो जाऊं। तो अमेरिका जो रीबिल्डिंग अलायंस की बात प्रेसिडेंट जोसेफ आर बाइडेन ने की, वो यही थी कि हम बैंड वैगनिंग करेंगे, जो लोकल डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट, जो चाइना के इन्फ्लुएंस से तंग लोग हैं रीजन के अंदर, उनको हम अपने साथ मिलाएंगे। तो ये एक मैप आपके सामने मैंने दिया है जिसमें रेड डैश्ड लाइंस जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। जो डैश लाइन है ये मैरीटाइम सिल्क रूट है, जो पानी के थ्रू, समंदर के थ्रू, ओशंस के थ्रू उनके कमर्शियल और ट्रेड लिंकेजेस को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। और जो हार्ड लाइन है, ये जो कोरिया से लेके आगे चाइना, मॉस्को और यूरोपियन यूनियन के साथ इनको लिंक कर रही है, ये सिल्क रूट जो हार्ड सिल्क रूट है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जिसका एक सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो सीपैक भी है, जो आगे जाके बेल्ट रोड इनिशिएटिव के साथ मिलता है। वैसे जो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, इसको भी आप इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के कंटेक्स्ट में स्टडी करें, क्योंकि बेल्ट रोड इनिशिएटिव ये जो $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट है चाइना का, इट वाज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स दैट कंपेल्ड द अमेरिकंस इन द फर्स्ट प्लेस कि वो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी से इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की तरफ आए, यानी कि उस पॉलिसी को, स्ट्रेटेजी का अमली जामा पहनाएं और रीजन के अंदर एक्टिवली अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करें। तो बीआरआई वाज वन ऑफ द ओवरराइडिंग फैक्टर्स कि चाइना अल्टरनेटिव रूट्स बनाना शुरू हो गया और ट्रेड और कनेक्टिविटी के थ्रू वैसे ही शायद इंडो पैसिफिक रीजन को बाईपास कर जाए। तो इस असना के अंदर फिर हम क्या करेंगे अगर वो ये कर गया। और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का जो आप देख रहे हैं एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर बना है ब्लू लाइन के अंदर, ये उन सारी स्टेट्स को भी डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिसमें क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन ग्रुप, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका शामिल है, वो हैं। फिर सीरीज ऑफ मिलिट्री बेसेस हैं ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया के पास। और इस सारे रीजन के अंदर इन सारी स्टेट्स के कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, और इस रीजन के अंदर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में वो इन्फ्लुएंस को और कंट्रोल को अमेरिका एक्सरसाइज करना चाहते हैं। देखिए करंट अफेयर्स के पेपर के अंदर अगर आप बेसिक सा मैप बना दें और अगर आप ब्लू कलर के साथ या ब्लू पेन के साथ इसको डेमोन्स्ट्रेट कर दें, तो इट एड्स वैल्यू टू योर मटेरियल। आपने जो इतना ज्यादा मटेरियल लिखना है, इतने सारे पॉइंट्स मेंशन करना है, उसके कंट्रास्ट में इट इज मच बेटर कि आप आराम से एक मैप बना दें या एक टेबल बना दें या एक इलस्ट्रेशन सी बना दें, जिससे एक स्नैपशॉट व्यू जो है एग्जामिनर को मिल जाए। तो एक तो ये डिफरेंस भी क्रिएट करता है, दूसरा ये टाइम सेविंग भी है, और एट द सेम टाइम ये क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन को भी डिपेक्ट करता है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगा क्रक्स ऑफ द स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए जी, ये स्ट्रेटेजी इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ यूएस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। It is an enunciation and latest manifestation of US-China containment policy. It is again a repetition of the balance of the power game in world politics. मैंने आपको बताया था Thucydides trap, मैंने आपको बताया कि जी सीसॉ की एग्जांपल, बैलेंस की एग्जांपल दी कि जब बैलेंस डिसरप्ट होता है तो स्टेट्स आपस में कोलाइड करती हैं और अल्टीमेटली बैलेंस रीअचीव होने की कोशिश करती हैं। एक स्टेट राइज करती है तो दूसरी स्टेट उसको डिस्प्लेस करना, अपनी जगह को बचाने की कोशिश करती है। तो ये वही बैलेंस ऑफ पावर गेम जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसकी एक रिपीटेशन है। और फिर अगेन जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आप, आई वांट टू हिट दिस नेल होम कि इट इज एन अटेम्प्ट to curb China's meteoric rise in the regional international arenas.
ठीक है, मॉडस ऑपरेंडी हाउ इट ऑल वर्क्स के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के टैक्टिकल लेवल पे मैंने आपको बताया था, पॉलिसी इज द गाइडिंग लाइट, स्ट्रेटेजी इज व्हाट दे आर गोइंग टू एक्चुअली डू, एंड टैक्टिक इज हाउ दे आर गोइंग टू डू इट। तो इसमें मॉडस ऑपरेंडी से मुराद ये होता है कि वो किस तरीके से इस एक्टिविटी को करेंगे। तो इसमें जो सीरीज ऑफ डिफेंस एग्रीमेंट उन्होंने कुछ 7 to 8 डिफेंस एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ साइन किए, जिसमें बीका इज द लेटेस्ट एग्रीमेंट, जिसमें वो अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है जीपीएस की वो इंडिया के साथ शेयर करेंगे, और इससे एक बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज इंडियंस को मिलेगा ऑन ग्राउंड। जो उनकी विजुअलेबिलिटी है इंडो पैसिफिक की, उसको बड़ा बूस्ट करेगा। मैरीटाइम लोकेशन, डिफरेंट ट्रेड रूट्स के ऊपर जाती शिप्स को देखने का। तो ओवरऑल इट इज अ वेरी कटिंग एज टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द इंडियंस वाया बीका। तो बीका को भी आपने स्टडी करना है, मैं असाइनमेंट का जो हैंडआउट है वो शेयर करूंगा। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर जो है हम 10 to 15 मिनट्स में इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर जो डिस्ग्रेंटल्ड एलिमेंट्स हैं, हम्बन टोटा एक रीजन था श्रीलंका का, वहां पे पोर्ट बनाने की कुछ एरिया जो है चाइना ने लीज किया, श्रीलंका से लिया, उसको डेवलप किया। तो श्रीलंकन उनके जो लोन्स थे एग्रीमेंट्स के ऊपर दे कुडंट फॉलो थ्रू, तो फिर अल्टीमेटली चाइना ने उस एरिया को टेक ओवर कर लिया, जिसकी वजह से कुछ लोग सीपैक को भी एक कहते हैं कि जी ये भी शायद पाकिस्तान के ऊपर टेक ओवर हो। हाउएवर इट इज अ डम फाउंडेड लॉजिक, कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर और जो हमारे साथ उनके लोन के एग्रीमेंट्स है वो बड़े डिफरेंट है, और 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट वो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। दे वुडंट वांट टू jeopardize that $1 trillion project just for a mere 60-70 billion dollars. So it doesn't add up. However, in Sri Lanka's context, it has been an encroachment on their sovereignty. Therefore, they are falling effectively towards the American bloc. और उन्होंने ये acquisition and cross servicing agreement जो है एक्सा यूएस के साथ साइन किया है। फिर मालदीव्स के साथ डिफेंस पैक्ट कर रहा है अमेरिका। फिर 7th फ्लीट क्लोज टू ताइवान मैंने आपको बताई थी, जो एक फ्लीट है ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइनीज इंक्रोचमेंट से, उसकी वो कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर ताइवान बट फॉर द होल साउथ चाइना सी, कि चाइना उधर जो अपना 9 डैश लाइन का आइडिया एक्चुअलाइज ना कर दे। और फिर जो स्ट्रेट ऑफ मलाका मैंने आपको बताई है, उसके थ्रू जो मिलिट्री बेसिस है उसको कंट्रोल कर रहा है। और क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन ग्रुप जो 4 मुल्कों का एक कॉम्बिनेशन है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस, उसको वो मिलिटराइज कर रहे हैं, कि कॉपरेशन से वो मिलिटराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेस की शेप के अंदर और इंडो पैसिफिक में डिफरेंट एक्टिविटीज को करने की। अच्छा जी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का थोड़ा सा अब हम क्रिटिकल एनालिसिस भी कर लें। ये जी ऑन पेपर तो ये स्ट्रेटेजी चाइना को रोकने का एक बहुत खूबसूरत मुसवदा लगता है, और इसके अंदर अमेरिकन स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन के एक्सपर्ट्स ने बड़ा सोच विचार के इसको बनाया होगा। However, इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के सक्सेसफुल होने में इश्यूज क्या? फिलहाल तो टॉप ऑफ द लाइन इशू है कि जी वी आर लिविंग इन अ पेंडेमिक हिट वर्ल्ड, जिसमें हर स्टेट जो है वो वैक्सीन नेशनलिज्म हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन स्लो हो गई है, स्टेट्स इनवर्ड जा रही हैं, कोई ऑक्सीजन रोक के बैठ गई है, कोई वैक्सीन रोक के बैठ गई है। तो इस सिचुएशन के अंदर चाइना हैज emerged more of a global leader, providing free vaccines, providing free masks, providing free ventilators, not only to Pakistan but also to other states, which demonstrates कि चाइना इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी क्रेडिबिलिटी बना भी चुका है, बना रहा है और बनाता जाएगा। ये इसको कहते हैं सॉफ्ट पावर। ये जो सॉफ्ट हिट्स इंटरनेशनल एरिना में चाइना करता जा रहा है, इन हिट्स की वजह से जो चाइना की क्रेडिबिलिटी डेवलप हुई है, इस क्रेडिबिलिटी में जो रीजनल पावर्स हैं, क्या वो अमेरिका के साथ साइड करना चाहेंगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पे। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इटसेल्फ, जो आपने वहां पे देखा है ब्लैक राइट्स लाइव्स मैटर और जो राइट्स मूवमेंट वहां पर चल रही हैं, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते जो रेसिज्म का और इंटरनल डिवाइड, जो इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन, हाउस डिवाइडेड, एक तकरीर है 1850s में, एक बड़ी अच्छी मूवी भी थी, उसके अंदर एक एक्टर थे, उन्होंने डिपिक्शन की थी उनकी इस स्पीच की, जिसमें द हाउस कैन नॉट स्टैंड ऑन इटसेल्फ, हाफ स्लेव हाफ फ्री। तो जो जो आज स्लेवरी और जो ये ब्लैक राइट्स मूवमेंट्स अमेरिका में चल रही है, एक बड़ा पोलराइज्ड किस्म का अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप छोड़ के गया। और इस सारे पोलराइज्ड माइलियो के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या अमेरिका अपने इंटरनल टर्मोइल को कंट्रोल कर पाएगा, खासतौर पे नई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या असरात ये इंटरनल टर्मोइल उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर करेंगी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इज एसेंशियली अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल पॉलिसी। और इस इंटरनल पॉलिसी, अगर इंटरनली आप अनस्टेबल है, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कैसे अमेरिका वैसे थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री हैज बीन अ ग्रेट स्टेट, it has been able to overcome all its challenges convincingly,
बट क्या इस पोलराइजेशन के चैलेंज को अमेरिका सरपास करके दोबारा इंटरनेशनली सुपर पावर स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है इंडो पैसिफिक को। फिर ट्रंप फैक्टर ने, हम सबको पता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा एक्सेंट्रिक किस्म का प्रेसिडेंट, वन टर्मर, एंड थैंक गॉड कि वन टर्मर ही थे वो रहे। उन्होंने जिस लेवल के ऊपर अमेरिका की स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन को, अमेरिका के जो एलाइज के साथ रिलेशनशिप को, ऑल्दो पॉलिसीज तो वही थी, पर जो एग्रेसिव स्टाइल उन्होंने अपनाया, जिसको ट्रम्पिज्म भी कहते हैं, जिसको मैडमैन्स सूप भी कहते हैं, जिसको ट्रम्पन अमेरिकन आइडियल्स भी कहते हैं, वो जो उन्होंने एक छाप लगा दी अमेरिका की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, जिसकी वजह से कई सारे एलाइज जो अमेरिका के ऊपर बैंक करते थे, आज वो उस तरीके से अमेरिका के ऊपर बैंक नहीं कर रहे। तो इस ओवरऑल सिचुएशन के अंदर क्या जो अमेरिका के एलाइज हैं वो यूएस के वर्ल्ड लीडर रोल को उस तरीके से मानते हैं आज के, जिस तरह ओबामा के दौर में या बुश के वॉर ऑन टेरर के नारे के साथ लगते वक्त उन्होंने माना? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो आगे ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, फ्यू इयर्स जो है ये हमारे निकल के हमारे सामने आ जाएगा कि जी आया वो एलाइज अमेरिका के साथ उस तरीके से अपने इंटरेस्ट और वर्ल्ड के इंटरेस्ट, जो वर्ल्ड ऑर्डर का इंटरेस्ट है, उसके लिए खड़े होंगे कि नहीं होंगे। और तीसरा जो ये चौथा जो है, द प्रोडक्शन पावर ऑफ चाइनीज जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट कहती है कि जी कोविड पेंडेमिक में चाइना की मैनेजमेंट वाज सो सब्लाइम कि चाइना माशाल्लाह इज गोइंग टू ओवरटेक द अमेरिकन इकोनॉमी इन ट्रेड वॉल्यूम एंड इन ओवरऑल परचेजिंग पावर पैरिटी बाय 2030। इनिशियली ये प्रोजेक्शन 2045 की थी, पर पेंडेमिक की उनकी मैनेजमेंट और उन्होंने जिस तरीके से उस पर काबू पाया, उसको कंटेन किया, उसके स्प्रेड को रोका, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक फॉल आउट को उन्होंने कंट्रोल किया अपने मुल्क के अंदर, और जो डिसिप्लिन उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, 15 ईयर्स का उनको हैंडीकैप मिल गया मजीद कि वो अमेरिकन इकोनॉमी को ओवरटेक कर जाएगी। और इन द वर्ल्ड वर्ड्स ऑफ कार्ल मार्क्स, जिसके पास प्रोडक्शन पावर है उसके पास दुनिया की पावर है। और आज के मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दुनिया में बहुत सारी इकोनॉमिक हैं, कमर्शियल हैं, ट्रेड रिलेटेड हैं, और इस ट्रेड इकोनॉमिक और कमर्शियल गेम के अंदर वैल्यू सारी पावर ऑफ प्रोडक्शन की है। और पावर ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है? चाइना के पास है। और इस सारी पावर ऑफ प्रोडक्शन को रीलोकेट कराने के लिए जो अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं, वो फिलहाल तो दे आर नॉट यील्डिंग एनी टेंजिबल रिजल्ट्स। तो इसी प्रोडक्शन पावर की वजह से लोग, जो काफी सारी स्टेट्स हैं, आप ईरान को देख लें, पाकिस्तान तो है ही एलाय, ट्रेडिशनल एलाय है, हिस्टोरिकली भी है, वो सारे वो इंस्टेड ऑफ बैंड वैगनिंग विद द अमेरिकन, दे हैव स्टार्टेड बैंड वैगनिंग विद चाइना कि जी अब राइस तो इसका आ रहा है तो हम इसके साथ खड़े। बाकी जो रीजनल एलाइज हैं उनकी अपनी इकोनॉमी चाइना के ट्रेड वॉल्यूम के साथ लिंक्ड है। ये जो सारे जो खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर अमेरिका बैंक कर रहा है कि ये हमारे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे, इन ये सारे तो चाइना के साथ ट्रेड करते हैं। इन सारों की, जापान, वियतनाम के जो सारे सेमी साइमीज कंट्रीज हैं, इन सारों की तो जो नेचुरल कल्चरल सेम्बलेंस है वो चाइना के साथ है। जो इनकी ट्रेड कॉन्टिग्यूसी एक चीज होती है कि जो चीजें ट्रेड होने वाली हैं उनकी कल्चरल एक्सेप्टेंस कहां पर ज्यादा है, तो चाइना की मेजॉरिटी मटेरियल्स की तो कल्चरल एक्सेप्टेंस ही जापान के अंदर, मलेशिया, इन रीजन में है। तो ये तो इतने इंटरट्वाइंड है एशियान कंट्रीज चाइना के साथ, तो आप कैसे इनको कन्विंस करेंगे कि यह इस उस कमजोर बटे हुए अमेरिका के साथ खड़े होकर चाइना को आंखें दिखाएं? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के ऊपर आता है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी यूएस इज रियली बैक। अभी भी आप देखें अमेरिका के अंदर मुजाहरे चल रहे हैं, तो अमेरिका इज नॉट बैक एज ऑफ नाउ, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कि अमेरिका बैक आ जाए। वो एलाइज, वो दोस्तियां, वो कुर्बतें वो दोबारा से उजागर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो द डैमेज, मेनी एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग फरीद जकरिया आर ऑफ द व्यू that the damage that Donald Trump has done on the external front at times feels to be irreparable। और अमेरिकन के थिंक टैंक्स के थ्रू जब ये बात आना शुरू हो जाए तो इन एलाइज के ऊपर बैंक करके इनको इंडो पैसिफिक के अंदर एम्पावर करके शायद अमेरिका वो गोल अटेन ना कर पाए जो अमेरिका चाहता है। और लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चाइनीज आर नॉट सोवियट्स। सोवियट्स जो थे उनका कम्युनिज्म का मॉडल इन्फोर्समेंट का मॉडल था। रेड आर्मी थी, वो लोगों से कम्युनिस्ट मॉडल के ऊपर चलवाती थी। इकोनॉमी जो थी वो बैक बर्नर पर थी, लोगों की जरूरियात बैक बर्नर पर थी, जबकि मिलिट्री और वेपनरी उनके टॉप प्रायोरिटी पे थी, जिसकी वजह से एक क्लास डिस्पैरिटी कम्युनिस्ट निजाम तक में पैदा होगी। अल्टीमेटली इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट लेड टू द यूएसएसआर's fall was the economic model that starved the people।
चाइनीज ऐसे नहीं हैं, चाइनीज आर डिफरेंट। चाइना का जो इकोनॉमिक मॉडल है, इट इज अ सेमी कम्युनिस्ट, सेमी कैपिटलिस्ट मॉडल। उनकी इकोनॉमी क्लोज्ड भी है, उनकी इकोनॉमी ओपन भी है। वो लिबरलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर के साथ लगी भी हुई है, उनकी इकोनॉमी नहीं भी लगी हुई। और वहां पे जो पॉवर्टी से उन्होंने एक्सट्रिकेट किया है 70-80 लाख लोगों को, वहां पे जो रैशनलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, उसकी वजह से लोग इतने इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉट नहीं। और चाइना यूएसएसआर की तरह इमोशनल डिसीजंस नहीं लेता। चाइनीज कभी स्लिपरी स्लोप पर पैर नहीं रखते। अगर उनके पास 10 हो तो वो 5 कहेंगे। और इन द वर्ड्स ऑफ हेनरी किसिंगर हिमसेल्फ, द चाइनीज फर्स्ट सी इफ द कंक्रीट इज हार्ड एंड देन दे स्लाइड ऑन इट। तो चाइनीज हमेशा सोवियट्स के मुकाबले में दे आर अ मोर स्ट्रेटेजिक नेशन, दे आर अ मोर थिंकिंग नेशन एंड दे आर अ मोर कॉशियस नेशन। और वो कॉशियस हैं। अगर अमेरिकन ये समझते हैं कि जी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी जो भी वो कर लें, वो सोवियट्स के राइज के साथ इसको कमेंसरेट करके कि ये भी वैसे ही हैं, इनको काउंटर कर लेंगे, तो आई एम सॉरी टू से इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। एंड इन द वर्ड ऑफ सैमुअल पी हंटिंगटन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, एक बड़ा आर्टिकल 90s के अंदर आया, आपने उसको जरूर पढ़ना है। तो ये क्लैश तो इनेविटेबल था, बट इस क्लैश से आगे निकलने वाले जो क्लैशेस हैं वो बड़े डिफरेंट होंगे। क्यों? ये चीज कोई भी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन का कोई भी एनालिस्ट इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर रहा कि क्या सोवियत नेशन की तरह चाइना को अमेरिकन कंटेन कर पाएंगे कि नहीं कंटेन कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है कि चाइनीज आर नॉट सोवियट्स, दे आर डिफरेंट, जिसकी वजह से इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की सक्सेस जो है वो डिफरेंट रेंज करती है। इस सारे चेस बोर्ड के अंदर, इन सारी इश्यूज के अंदर पाकिस्तान कहां पे आके फैक्टर इन करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, डीपर देन द ओशंस, स्वीटर देन द हनी एंड हायर देन द हिमालयाज फ्रेंडशिप हमारी है। इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी स्टेट का कॉन्टेक्ट जो है वो हमेशा इट डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। और आज की दुनिया में पाकिस्तान का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का फ्यूचर हिंजेस ऑन द बेल्ट रोड इनिशिएटिव। और बेल्ट रोड इनिशिएटिव ही जिनपिंग और चाइना का वो विजन है जो इस सारे इंडो पैसिफिक, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर एक चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर को लाने की एक कोशिश के तौर पर सामने आ, जिसका सेंटर पीस सी पैक है। तो ऑब्वियसली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी विल डायरेक्टली हिट पाकिस्तान, इनडायरेक्टली का तो क्वेश्चन ही नहीं होता। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का बराह रास्त इंपैक्ट है हम पे। सबसे पहला इंपैक्ट ये है कि हमारा जो एनिमी है उसके सीरीज ऑफ डिफेंस एग्रीमेंट से जो वो इतना एम्पावर हो जाएगा, वो हमारा सिक्योरिटी डिलेमा, हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को कैसे बीफ अप करेंगे, हम कैसे इंडिया की कन्वेंशनल और इंडिया की अमेरिकन बैक्ड, अमेरिकन फंडेड सुपीरियरिटी को काउंटर करेंगे। पहला तो हमारे लिए ये इशू है। दूसरा, जो इंडिया एम्बोल्डन हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया अमेरिका का, उसमें जो हमारा टेरिटोरियल सी है, हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और जो हमारी उस इंडियन ओशन के अंदर एक्सटेंशन है, उसके ऊपर इंडिया का क्या रद्देमल होगा और हमारे कमर्शियल और मैरीटाइम और ट्रेड इंटरेस्ट को इंडिया कैसे अफेक्ट करेगा। तीसरा, जब भी कोल्ड वॉर हुई है, चाहे यूएसएसआर की थी और अब भी हो रही है, हम हमेशा, वी हैव ऑलवेज बीन एट द रिसीविंग एंड्स। We sided with the Americans against the Soviets, and we were on the brink of getting attacked by the Soviets. And then the issue of radicalization in the form of Talibanization we are facing is incumbent up till today. So हर जिस भी जंग के अंदर, ग्लोबल पावर्स की स्ट्रगल्स के अंदर हम जब सक इन हुए हैं, तो वी हैव ऑलवेज बीन एट द रिसीविंग एंड, हमें बेनिफिट तो मिला कोई नहीं। फिर क्या अमेरिका हमारी चाइना के साथ दोस्ती को यूज करते हुए क्या क्या वो ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारी कोलिशन सपोर्ट फंड उन्होंने बंद कर दिया है, यूएसएड प्रोग्राम्स उन्होंने डिस्बैंड किए हुए हैं, और सी पैक से थ्रेटन फील करके एंटी सी पैक नैरेटिव को वो प्रमोट कर रहे हैं, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर भी हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, जबकि हम 27 में से 24 पॉइंट्स के ऊपर कंप्लायंस कर चुके हैं। तो ये भी एक अनइंटेंडेड तो नहीं, ये तो इंटेंशनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी जो हमें हमारे लिए इशू बना हुआ है। फिर थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी जाहिर है, CPEC is the central और jugular vein of the Belt Road Initiative project, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को लिंक करेगा इंडो पैसिफिक के साथ, इंडियन ओशन के साथ और ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज के साथ। इस रीजन के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी हमारी है, उसको भी जो एंटी CPEC या एंटी चाइना या एंटी इंडो पैसिफिक फोर्सेज हैं, दे वुड वांट टू इंस्टिगेट एन इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान, जैसे कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से इंडिया कर रहा है, और उसके ऊपर अमेरिका सिर्फ दे विल टर्न अ ब्लाइंड आई टू इट, और वो ये करते रहेंगे, तो हमारे लिए तो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट मल्टीप्लाई हो गए। ये भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के साथ लिंक होता है।
फिर मैरीटाइम राइट्स के ट्रस्ट तो मैंने डिस्कस कर ली हैं, और एलियनेशन ऑफ यूएसए आज की डेट में, अभी तो चाइना राइज नहीं ना कर गया, अभी तो वर्ल्ड की पावर अमेरिका है, एंड टू बी इन द बैड बुक्स ऑफ द अमेरिकन ऑलरेडी वो हमें अफगानिस्तान के प्रिज्म से सिर्फ देखते हैं, हमारी उनके लिए स्ट्रेटेजिक वैल्यू बड़ी लिमिटेड है, वो अफगान पीस प्रोसेस के साथ लिंक्ड है। तो इस सिचुएशन में मजीद अमेरिका हमसे दूर होगा, और वर्ल्ड की सोल सुपर पावर जिसके साथ हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम है किसी भी कंट्री के साथ, आई एम नॉट श्योर 16 to 17 बिलियन का है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट फिगर, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। इतना बड़ा ट्रेड वॉल्यूम हमारा अमेरिका के साथ है, और यूरोपियन यूनियन जो उनके अलाइज है उनके साथ है, तो हमारे जो ट्रेड इंटरेस्ट ऑलरेडी फ्लरिश कर रहे हैं वो कहाँ पे जाएंगे, और उनके लिए क्या इम्प्लीकेशंस होगी। तो ये कुछ कनेंड्रम्स जो हैं, क्या कुछ इशू है जो हमारे लिए सरफेस करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। अब वे फॉरवर्ड इसका क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जी दुनिया रियलिस्ट है, स्टेट सेल्फिश है, सर्वाइवल स्टेटिज्म सेल्फ हेल्प पे चलती हैं, और थूसिडाइड्स ट्रैप के अंदर दुनिया जो फंसी हुई है हमारी, उनकी कोशिश यही है कि एक पावर दूसरी पावर को खा जाए और अपने इंटरनेशनल ऑर्डर को ले आए। इस सिचुएशन के अंदर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, मैं आपको इन द वर्ड्स ऑफ हेनरी किसिंगर, बहुत बड़े सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के, ही सर्व्ड अंडर 3 presidents and he was one of the greatest foreign policy thinkers of his time, and to date he has written many books। तो उनके वर्ड्स में जो मफहूम मैं आपको बयान करूंगा कि बाज़ औक़ात एवरी रियलिस्ट जो भी इस चीज में बिलीव करता है कि स्टेट सेल्फिश है, स्टेट सेल्फ हेल्प करती हैं, स्टिंगी हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करती हैं, हर रियलिस्ट जो है इन एसेंस लिबरलिस्ट होता है। उनके कहने का मतलब ये कि हर रियलिज्म को सपोर्ट करने वाला हकीकतन लिबरलिस्ट होता है। वो रियलिस्ट इसलिए होता है कि उसकी मजबूरी है, दरअसल वो चाहता है कि लिबरलिज्म प्रमोट और वर्ल्ड में पीस और कोऑपरेशन। तो जो वे फॉरवर्ड वर्ल्ड के लिए मैं आपको दूंगा, इट वुड बी सोली बेस्ड ऑन लिबरलिज्म। लिबरलिस्ट जो है कोऑपरेटिव होते हैं, वो ही इस सिचुएशन का सलूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम रियलिज्म के साथ स्टिक करते रहे विज़ा वी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, द ओनली थिंग दैट्स गोइंग टू हैपन इज वॉर। The only thing that's going to happen is materialize in the shape of numerous trade wars across the landscape of the world. So मेरे नजदीक वे फॉरवर्ड वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये होना चाहिए, इन द वर्ड्स ऑफ फरीद जकरिया, कि यूएसए शुड शो ह्यूमिलिटी। अमेरिका एक बड़ी स्टेट है, सुपर पावर है, इट शुड शो ह्यूमिलिटी। बजाय चाइना को कंटेन करने के, इट शुड एक्सेप्ट चाइनाज राइज, और इंटरनेशनल रजीम के अंदर एज अ सेकंड बिगेस्ट पावर चाइना का जितना शेयर बनता है उनको उतना शेयर इनको देना चाहिए। सेकंड, चाइना को भी जो है कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। जिस तरह चाइना एग्रेसिव पॉस्चरिंग कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिस तरह वो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम वगैरह लॉन्च कर रहा है और पार्टनरशिप्स कर रहा है, जिस तरह वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को यूएन के काउंटर के ऊपर एक फोर्स बनाना चाह रहा है, जिस तरह वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के साथ लग के इस ब्लॉक को दुनिया से आइसोलेट करना चाह रहा है, चाइना को भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की जरूरत पड़ेगी अगर इस वर्ल्ड ऑर्डर को प्रिजर्व करना है और बगैर किसी मेजर क्लैश के आगे बढ़ना है। तो इसके लिए जो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इट्स अ टू वे प्रोसेस। दो बड़ी मैच्योर पावर्स जो हैं, दे शुड सिट ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल, नॉट लाइक दे हैव सैट इन रीसेंट टाइम्स। You must have seen the first meeting between the foreign ministers, the Secretary of State Anthony J. Blinken and the Chinese counterpart, and what kind of words and harsh words were exchanged. Not that kind of sitting on the negotiating table. A more pragmatic, a more decent, a more flexible approach must be sought so that this international strategic competition can be outed. इसमें enablers भी हो सकते हैं, इसमें track twos भी हो सकते हैं, इसमें वो लोग भी हो सकते हैं जो हार्ड को लिबरलिस्ट लाइक वुड्रो विल्सन, उस तरह के भी लोग वर्ल्ड लीडरशिप लेवल के ऊपर जो बड़े कम हैं, जो नजर तो नहीं आते, बट ओकेजनली ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर को प्रिजर्व करने के लिए और वर्ल्ड के अंदर पीस को प्रमोट करने के लिए ख्वाह होते हैं। ऐसी फोर्सेस की भी जरूरत पड़ेगी, और ऐसी फोर्सेस को यूज करते हुए ये दोनों बड़ी पावर्स आपस में जो है मल्टीलैटरल आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और मिडिल ग्राउंड को ढूंढ के और कॉमन बट शेयर्ड विजन ऑफ फ्री नेविगेशन और कंपैरेटिव एडवांटेज को टैप करके इस इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को डेवलप कर सकते हैं इकट्ठे। मगर ये तब नहीं हो सकता अगर अमेरिका चाइना के राइज को डिनाई करता रहे और चाइना यूनिलैटरली अपने राइज को प्रमोट करता रहे।
इट इज गोइंग टू बी अ टू वे प्रोसेस के वर्ल्ड लेवल के ऊपर दोनों पावर्स मैच्योरली एक्ट करें तो फिर शायद ये यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन कम हो सकता है. However, again reverting back to the realist dictums कि जी we live in a selfish world and it seems to be a far-fetched possibility. Or clash is inevitable in the form of Indo-Pacific strategy, and the tactics on ground also point towards a heightening tension milieu between the two superpowers, and a clash in the form of trade wars will only become more aggrandized in the times to come. आने वाले वक्तों के अंदर ये क्लैश जो है ये बढ़ता जाएगा until unless यूरोपियन यूनियन या गल्फ कंट्रीज या कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिनकी कोई इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है वो अमेरिकन को या चाइनीज को निगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए कंपेल ना कर. वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान हमारे लिए वे फॉरवर्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की कंटेक्स्ट में क्या है? देखिए, द अमेरिकन्स डू नॉट वांट टू एंगेज विद अस ऑन अ स्ट्रेटेजिक लेवल. They only want to talk to us vis-a-vis the Afghan prison, and America is not going to change its alliances with India or to go for a significant policy shift for us. तो इस context में Pakistan should wholeheartedly support the claims of China, number one. Number two, Pakistan should continue to maintain its counter-insurgency efforts. Pakistan cannot lag behind. We have to continue with the same fervor. जो हमने war against terrorism के बाद खमियाजा भुगता, जो internal security threats को हमने एक prudent army के initiatives, security establishment, law enforcement agencies के through हमने इस combing operations और intelligence based operations के through मुल्क से terrorism को root out किया. इस effort में हमने laxity show नहीं करनी, because after aligning with China and after the Indo-Pacific strategy and after all these international developments, our enemies have multiplied and so have their resources. So इस situation के अंदर हम desecuritize नहीं हो सकते. Although peace को हमेशा promote करना चाहिए, but still we should be on our toes. We should be vigilant और counter insurgency और international cross border terrorism के ऊपर हमारा जो stance है और जो हमारी जो एक clarity है उसको हमें maintain करना. बाकी एट द सेम टाइम क्योंकि चाइना के पास भी सुपीरियर मिलिट्री कैपेबिलिटी मौजूद है, तो पाकिस्तान शुड आल्सो टैप इनटू चाइनीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटी को इंडो पैसिफिक के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए इंडिया के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर को रोल को काउंटर करने के लिए हमें मजीद चाइना के साथ डिफेंस टाइज को डीप करना चाहिए. बाकी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू कि जब आप सीपैक भी बना रहे हैं और सारी चीजें भी आपके साथ चल रही हैं और एट द सेम टाइम आप इस यूएस चाइना कोल्ड वॉर में सके ना हो, बट प्रूडेंट फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट वुड अलाउ पाकिस्तान के समवट हम दोनों तरफ गिरने के बजाय दरमियानी रास्ता निकल के इस मुश्किल वक्त में से निकल जाए. और यूएसए क्योंकि वर्ल्ड की सुपर पावर है, स्लो पेडलिंग, आप जब कभी बोटिंग के लिए गए हो तो एक फास्ट पेडलिंग होती है, एक स्लो पेडलिंग होती है. तो स्लो पेडलिंग ऑफ रिलेशनशिप विद यूएसए और ये कोशिश हमें जारी रखनी चाहिए कि हमारे यूएस के साथ रिलेशनशिप सिर्फ अफगानिस्तान सेंट्रिक ना रहे, चाहे वो चाहते हैं या नहीं चाहते. हम तो कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट और ओवरऑल रिलेशनशिप उन हमारे अमेरिका के साथ इसी तरीके से चलते रहे. और उसके अलावा इनमें बेहतरी भी आए. अफगानिस्तान प्रिज्म से ये डी-हाइफनेट होके 2-on-2 स्ट्रेटेजिक डायलॉग जैसे इंडिया के साथ एंगेजमेंट है वैसी हो जाए. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेल्ट रोड इनिशिएटिव और सीपैक को हमें फास्ट ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट एक्चुअलाइज हो गया और इसके इकोनॉमिक डिविडेंड्स हमें मिल गए तो हम फिर ऐसी इकोनॉमिक पोजीशन में आ जाएंगे किसी भी फॉरेन पावर की हमें जरूरत नहीं होगी. हम इंडिपेंडेंट होंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे और ऐसी सिचुएशन में जो हमारे थ्रेट्स हैं और जो हमारे इंटरेस्ट के मुनाफी एक्टिविटीज हैं उनको काउंटर करने के लिए हम एक बेहतर पोजीशन के अंदर मौजूद होंगे. तो ये वे फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए है. तो इन अ नटशेल जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है आजकल के करंट अफेयर्स के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज द मोस्ट पर्टिनेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ रियलिज्म and at the same time of strategic competition, balance of power and difference between two states and two ideological mix-ups. कि वर्ल्ड ऑर्डर का जो इनक्यूम्बेंट वर्ल्ड ऑर्डर है ये कैसे चेंज हो रहा है. हमने देखा पेंडेमिक इफेक्ट करती है, हमने देखा स्टेट्स की ट्रेड वॉर्स इफेक्ट करती है, स्टेट्स की पावर इकोनॉमी इफेक्ट करती है. तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये फैक्टर इन करके इस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन से भी वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन करते हैं. And many experts are of the view कि स्ट्रेटेजी और नो स्ट्रेटेजी चाइना का राइज इनएविटेबल है और नेक्स्ट 2030 में ये चाइनीज सेंचुरी मटेरियलाइज कर रहे हैं. खास तौर पे जो चाइना की अलायंस है विद पाकिस्तान
और विद यूएस के साथ जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, न्यूक्लियराइज्ड भी हैं और रिसोर्सेज भी हैं और साथ उनकी जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है, इसके पेश नजर चाइना इस रीजन के अंदर अपने फुटप्रिंट को एक्सरसाइज करने के लिए अमेरिकन से बेहतर प्लेस्ड है और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की सक्सेस के चांसेस रिमोट हैं. हाउएवर, हैविंग स्टडीड यूएस हिस्ट्री, Americans, you can never write off Americans because they are one of the most hardworking and one of the most strategic and one of the most advanced nations in the world, and they won't go down without a fight. और इस फाइट की ही कॉलरी ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है और इस फाइट में ही रहते हुए हम कई और स्ट्रेटेजीज उनकी इस रीजन के मुतालिक देखेंगे, चाहे वो शायद अफगान पीस प्रोसेस का फेलियर भी एक स्ट्रेटेजी के तौर पे सामने आ सकता है कि दे माइट वांट टू रिमेन इन द रीजन टू कीप एन आई ऑन चाइना, और डिफरेंट एवेन्यूज के ऊपर रीजनली ये मैनिफेस्ट कर सकता है. कश्मीर इशू के ऊपर भी कर सकता है उनका साइलेंस के तौर पे कि इंडिया के साथ वो साइड कर रहे हैं. ईरानियन इशू के ऊपर भी फैक्टर इन कर सकता है, जो जेसीपीओ अभी रीनेगोशिएशन में है, कंप्लीटली वो रीइंस्टेट नहीं हुआ. क्लाइमेट इशू के ऊपर कर सकता है. तो जब दो पावर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं वर्ल्ड सिस्टम में, तो वो डिफरेंट तरीके से अपने आप को मैनिफेस्ट करती हैं और इस मैनिफेस्टेशन की ही कॉलरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और कई और स्ट्रेटेजीज हैं. तो इसी के साथ मैं अपने आज के लेक्चर का अख्ताम करूंगा. तो आई होप आप सारों को चीजें समझ आई काफी सारी. तो इसके बाद अभी क्वेश्चन आंसर्स के लिए फ्लोर ओपन है. अगर कोई आप में से कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहता है तो बारी बारी अनम्यूट करके वो क्वेश्चंस पूछ लें. हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो. ठीक है.